आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम इस वक्त उससे गुजर भी रहे हैं। ख़ास तौर पे यहाँ इस्लामाबाद में मैं तो कल सारी रात जो है वो शेलिंग होती रही है यहाँ। और मेरा घर भी बिल्कुल वो डी चौक के करीब है चूँकि, तो वो सारी रात मैं भी आंसू गैस का शिकार रहा हूँ। और जिस वजह से आज मैं ऑफिस भी नहीं अपने जा सका, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो है काफ़ी मेरी तबीयत जो है वो नासाज थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। लेकिन ये जो सिचुएशन चल रही है, मैंने कल भी आप लोगों से गुजारिश की कि आप लोग इसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें और इसको एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और लेट्स डिस्कस टुडे, क्योंकि ये क्राइसिस इंटरवेंशन है। और मैं समझता हूँ क्राइसिस की बहुत सारी किस्में जो हमने डिस्कस की हैं, उनमें से ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट सिचुएशन है, जिसे हम धरना या सिट इन या लॉन्ग मार्च और इस तरह के इवेंट्स जो हैं इस्लामाबाद में तो कई दफ़ा हो चुके हैं। आप सब देख चुके हैं। कल कराची में भी कुछ एहतजाज का सिलसिला था और पुलिस वालों पर भी तशद्दुद हुआ। पुलिस ने भी शेलिंग की, गाड़ियां भी एक दो जली कराची के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि इसको हम एक प्रोफेशनली इस सिचुएशन को डिस्कस करें, एनालाइज करें कि ये एक क्राइसिस सिचुएशन थी। कल का सारा दिन हमने एक क्राइसिस सिचुएशन को देखा है, बल्कि सारी रात भी। और आज सुबह वो क्राइसिस रिजॉल्व हो गया। हो सकता है वक्ती तौर पे हुआ, लेकिन बहरहाल रिजॉल्व हो गया, क्योंकि रोड्स भी खुल गए, लोग घरों को वापस चले गए और जिंदगी जो है वो मामूल पे आ गई अपने वापस। तो अब इस सारे इंसिडेंट को अगर हम स्टडी करें कि इसमें पुलिस की हैंडलिंग कैसी थी। जाहिर है हम कोई सियासी कमेंट नहीं देना चाहते, ना ही कोई सियासी तबसरा करना चाहते हैं। आपकी हो सकता है किसी जमात के साथ जो है वो कोई पसंद पसंद हो आपको, कोई सियासी जमात। बतौर पुलिस ऑफिसर्स हम किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन जाहिर है कि पसंद नापसंद हर शख्स की हो सकती है और वोट भी आप किसी ना किसी को ज़रूर देते हैं। तो लिहाजा उसके कता नज़र हम इसको एक प्रोफेशनल तरीके से हम इस पे इसको डिस्कस करते हैं कि ये सारा जो कल का इंसिडेंट है, इसमें पुलिस का रोल जो है प्रोफेशनली वो कैसा रहा, पुलिस की स्ट्रेटजी क्या थी। इसके अलावा क्राइसिस को हैंडल करने के लिए टाइम स्टॉलिंग के बारे में हमने कल पढ़ा कि टाइम स्टॉलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। सारी कल की गेम भी जो है वो टाइम पे चलती रही। आपने देखा होगा कि इंतजामिया की तरफ से टाइम गेन करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ जो है, खैर जो वो सारा इंसिडेंट आपने देखा कल का, इस पे मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट्स दें और जो हमारे लिए लर्निंग पॉइंट्स हैं, यानी कहाँ हमने कोई गलतियां की पुलिस ने, कहाँ हमने प्रोफेशनली अपना काम ठीक तरीके से सर अंजाम दिया। इस्लामाबाद में भी जो एक्शन हुआ आपने देखा, कराची में भी जो हुआ आपने देखा, लाहौर में जो हुआ आपने देखा। तो वो सब मेरा ख्याल है कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और आई थिंक हालात हाजरा से भी आप लोग बखूबी वाकिफ रहते हैं। अगर नहीं रहते तो आपको रहना चाहिए, क्योंकि बतौर पुलिस ऑफिसर आपको तमाम इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मेजर इंसिडेंट्स, उस उनके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। तो लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं। एनी वॉलंटियर, कोई अगर आप में से कल के इस इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहे, प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हमारे साथ चले मैं बाय नेम फिर पूछ लेता हूँ। हमारे साथ शकील साहब हैं। शकील साहब, आप बताएं कि कल के इंसिडेंट में हमारे लिए क्या लर्निंग पॉइंट्स हैं। कौन सी पुलिस की जो हिकमत अमली है वो ठीक थी और कौन सी नहीं ठीक थी, और इस तरह के क्राउड को कल जिस तरह से हैंडल किया गया, क्या वो प्रोफेशनली ठीक तरीके से हैंडल किया गया। जी शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्रोफेशनली बात की जाए तो सर फिर केपीके वालों ने अच्छे से डील किया उनको सर। बाकी पंजाब वालों ने ज़ाहिर है सर उनसे मिस हैंडलिंग हुई सर, हम्म। क्योंकि उनको आने देना चाहिए था सर। और उसका पॉलिटिकल व्यू भी अगर देखें तो आने देना चाहिए था उनको, पीसफुली आने, अगर वो आना चाह रहे थे आके बैठ जाते कहीं पर भी। हम्म। उन लोगों ने उनको इजी एक्सेस दिया, रास्ता दिया, इजी पैसेज दिया उनको, और
पंजाब बॉर्डर तक आने दिया केपीके वालों ने। आपके पंजाब हम्म। वालों ने अपना भी तमाशा बनाया सर, मीडिया पे पाकिस्तान का भी तमाशा बनाया, प्रोफेशनली अगर देखा जाए। वैसे सर पॉलिटिकल व्यूज तो मेरे कुछ कराची और ही हैं। कराची पुलिस के बारे में आपका क्या ख्याल है? चलें कि कराची में जो हुआ उसमें पुलिस का रोल कैसा रहा? सर कराची का तो मुझे नहीं पता, हैदराबाद में सर हमने बहुत अच्छे से इनको टैकल किया। हैदर चौक पे सर ये हम्म। लोग बैठे रहे हैं कोई तकरीबन 4.5 घंटे तक। पुलिस ने इनको टच भी नहीं किया, आखिरकार खुद थक के उठे हैं सर। वो जो आपने जो कल मिसाल दी थी टाइम गेनिंग वाली, पुलिस ने इनको जी कुछ जी। भी नहीं कहा, वो बैठे रहे, नारेबाजी करते रहे। लेकिन इवन ये हुआ कि उनके अपने दो ग्रुप आपस में लड़ गए, पुलिस ने उनको छुड़ाया। फिर उन्होंने एक मीडिया चैनल वाले जो उनके फेवर में ही हैं आजकल, उनके कैमरामैन की शदीद किस्म की पिटाई कर दी, पुलिस ने ही उसको बचाया। बाद में जो सोशल मीडिया पे हैदराबाद में तो पुलिस का बड़ा अच्छा वो रहा सर, हर तरफ से पुलिस की तारीफ चलती रही। 4.5 घंटे बाद आखिरकार वो कराची में थक भी के खुद उठ के नुमाइश चले गए। रंगी पे पहले इनका मेरा ख्याल है झगड़ा हुआ पुलिस के साथ, फिर उसके बाद सिट इन हुआ। उसमें अगर कोई कराची में कोई पुलिस अफसर कराची से कमेंट करना चाहे कि प्रोफेशनली ये हैंडलिंग जो है वो क्या ठीक थी, या उसमें हमारे लिए क्या लर्निंग पॉइंट्स हैं, हमने क्या सीखा इस तजुर्बे से? रानी खान, आप कराची में होती हैं, आप अगर इस पे कमेंट करें। तो कल के ये जो कराची का इंसिडेंट है नुमाइश चुरंगी वाला, या जहां भी कल प्रोटेस्ट हुए, वहां क्या पुलिस की हैंडलिंग प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझती हैं कि हमने ठीक हैंडलिंग की या नहीं की, और इसमें हमारे लिए क्या लर्निंग पॉइंट्स हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं सना के माइक से बात कर रही हूँ कि मेरा नेट बहुत स्लो है। मैं रानी खान। जी जी। सर एक्चुअली और सना यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में है, तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा फॉलो अप नहीं ले सके कल के इंसिडेंट का। लेकिन यही है कि जो हम्म। जलाओ घेराव हुआ, उसके अलावा जो नुमाइश पे हुआ, जिस तरीके से एसएचओ ब्रिगेड को टारगेट किया गया, एसएचओ लाइन्स एरिया को टारगेट किया गया, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। इस तरह से पुलिस हम्म। और पब्लिक के दरमियान बगैर किसी वजह के एक कशीदगी देखने को मिली, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस को लोग जो है वो अपना एनिमी समझ रहे हैं। वहां पर काम नहीं करने दिया जा रहा, तमाम नफरी वहां मौजूद थी। मईशत को बेहतरी की तरफ लाने के बजाय हम लोग जो है वो इस तरह के प्रोटेस्ट में, इस तरह के मामलात में उलझ गए हैं। नहीं नहीं, देखें, हम तो इस वक्त ये बात नहीं कर रहे कि ये प्रोटेस्ट होना चाहिए या नहीं, ये मईशत की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है जी जी कि सर। पुलिस ने जिस तरह से कल की सिचुएशन को हैंडल किया, क्या पुलिस की हैंडलिंग ठीक थी और प्रोफेशनली दुरुस्त थी, या उसमें कुछ खामियां थी? हम क्या सीख सकते हैं इस वाकये से? सर वी आर अनएबल टू वॉच, बिकॉज हम लोग सेंटर में थे, इतना ज्यादा हम लोग उसको फॉलो अप नहीं कर सके। अच्छा। लेकिन जितना हमें मालूमात मिलती रही थ्रू वो सोशल मीडिया, जी। वो यही था कि प्रोफेशनली हैंडल नहीं किया गया। हम्म। जी, जिसकी वजह से अच्छा, जो है चलिए हमारे ठीक है जी। और पुलिस कोई और और पुलिस कोई आप में मोबाइल से, भी। अयाज अली जमाली साहब, आप कोई कमेंट दें, अपना अपनी राय दें, ये जो बात थी, इस गुफ्तगू हो रही है इस हवाले से। सर हमारे यहाँ जो है ना पॉलिटिकल क्राइसिस है, लीडरशिप की कमी है, जिसकी वजह से हम पुलिस अफसर एज ए रेस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर हमें जो है सिविलियन को प्रोटेक्ट भी करना है और सेफ स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, जिसकी वजह से जो प्रोटेस्टर हैं अपने हाथ में कानून ना लें, और हमें ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि जैसे वो भी सेफ रहें, कैजुअलिटीज ना हो। लेकिन हमारी आवाम जो है ना इमोशनल है, वो अपने हाथ में कानून ले लेती है। और जो मीडिया है, मीडिया का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट है। जो मीडिया वाले दिखाते हैं अक्सर जो है 80% वो सही नहीं होता। तो इस हम्म। हिसाब से हमारे यहाँ जो इश्यूज होते हैं, हमारे यहाँ जो है फोर्स है वो कम होती है, लेकिन पब्लिक ज़्यादा होती है, उसी वजह से मिसहैंडलिंग भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल जो कराची में बुनियादी तौर पे मुझे लगा कि जैसे पुलिस शायद प्रिपेयर्ड नहीं थी, शायद उनकी तैयारी सही नहीं थी। शुरू में जो उनकी झड़पें हुई उसमें जाहिर है कि दोनों तरफ लोग जख्मी भी हुए, और कुछ ऐसा इम्प्रेशन जो यहाँ बैठ के मीडिया पे, ज़ाहिर है हम तो कराची का या जो भी है वो मीडिया पर देख रहे थे, तो वो ऐसे एक इम्प्रेशन सा मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, जैसे बाकी पूरे पाकिस्तान में पुलिस प्रिपेयर्ड थी कि जी ये एक लॉन्ग मार्च आ रहा है और इसमें हो सकता है वायलेंस का एलिमेंट शामिल हो जाए।
तो उस लिहाज से कराची की प्रिपेयर्डनेस थोड़ी सी कम नज़र आई कि, लेकिन बाद में आई थिंक जब वो लोग बैठ गए उसके बाद आकर उन्होंने कराची पुलिस वालों ने सिचुएशन को कंटेन कर लिया। यानी उसके बाद दोबारा मेरे ख्याल है उन पे लाठी चार्ज वगैरह नहीं हुआ। शुरू में एक हुआ, लेकिन बाद में जब उन्होंने नुमाइश पे अपनी जगह धरना दे दिया तो उसके बाद लाठी चार्ज नहीं किया गया, बल्कि उस जगह को कॉर्डन करके कंटेन किया गया। और उसके बाद जाहिर है वक्त के साथ जैसे जैसे बाकी जगह पर उसका टेम्पो चल रहा था, उसके हिसाब से ये लोग अपने अपने घरों को चले गए। अच्छा, और कोई आप में से बात करें जी इस हवाले से? अब्दुल वाहिद बलोच साहब, आपका क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल के वाक़े में एक ऑब्जर्वेशन हुई मुझे, जो हमने पढ़ा जी था, जैसे आपने बताया था कल के इंस्ट्रूमेंटल क्राइसिस के लिए टाइम जो है वो कम से कम बार्गेन करना चाहिए। तो कल पंजाब और कराची के क्राइसिस में मुझे ये चीज़ देखने को मिली कि इंस्ट्रूमेंटल क्राइसिस था, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम बार्गेन किया, जो प्लस पॉइंट था पुलिस के लिए। जैसे कि कराची में, और मैं अपने इंटीरियर सिंध में मैं टंडोलायार की बात करूं, लोग पुरतशद्दद भी थे और उसके बावजूद ने पुलिस ने टाइम बार्गेन किया, और टाइम बार्गेन का ये बेनिफिट हुआ, जो मसला जो है बिल्कुल अफाम तफहीम से हल हो गया, कोई ऐसा जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। चंद लोग थे प्रोटेस्ट के लिए, उनको भी मुंतशिर किया गया। मेरे ख्याल में ये कल की जो प्लानिंग थी पुलिस की, मैं उससे जो है प्लस पॉइंट कहूंगा कि उन्होंने अच्छा काम किया है, मेरे ओपिनियन में। जी, ठीक है। मैं आपको टाइम स्टॉलिंग की एक कहानी अपनी भी सुनाता हूँ कि टाइम स्टॉलिंग टेक्निक्स जो हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कल हमने बात की कि जितना मैक्सिमम टाइम आप गेन कर सकें। मैं यहाँ इस्लामाबाद में पोस्टेड था उस वक्त बतौर एसपी के, और यहाँ उस वक्त ये मूवमेंट चल रही थी जुडिशरी की रिस्टोरेशन की। ये जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उनको माजूल कर दिया गया था, और फिर वो वकला और जो है ये सब उस वक्त रैलीज निकाल रहे थे। मुशर्रफ साहब के का टाइम था। तो उस वक्त ये भी वाकया हो चुका था जिसमें एक आईजी साहब और एक एसएसपी साहब सस्पेंड हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को, और फिर बाद में उनको उसकी ज़ाहिर कीमत अदा करनी पड़ी। ऐसी ही एक सिचुएशन में मुझे टास्क दिया गया। मैं चूंकि इलाके का एसपी था, और उस वो एरिया जो है वो सारा मेरे पास था जहाँ से गुजर के सुप्रीम कोर्ट या जजेस कॉलोनी। और टास्क ये दिया गया कि जी इनको, ये इनका प्लान था कि वकला के एक लंबे चौड़े जुलूस के साथ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हों, और वहाँ पर जाके तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बिठाएं। इस तरह का उनका इरादा था, जबकि हमें टास्क ये दिया गया कि इनको जो है सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचने देना। अब ये एक बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन थी जिसमें ज़ाहिर है इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उनके साथ और बड़े सीनियर वकला और ऐसे लोग भी जो बाद में जजेस बने। तो इन सब को रोकना, फोर्स के जरिए रोकना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। और जाहिर है कि जब, और फिर वकला, आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है कि अगर किसी वकील को एक डंडा भी लग जाए तो पुलिस को उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ती है। तो उसमें हमने बकायदा प्लानिंग की, एक स्ट्रैटेजी बनाई। सबसे पहले तो मैंने अपने आईजी साहब से रिक्वेस्ट की कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल करूं, तो फिर उस मौके पे मेरे से कोई सीनियर ऑफिसर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं इसकी जिम्मेदारी ले सकता हूं कि मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा। लेकिन अगर मौके पे मेरे से कोई सीनियर अफसर आ गया तो जाहिर है कमांड उसके हाथ में चली जाएगी, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, फिर जिम्मेदारी उस सीनियर अफसर की होगी। आईजी साहब समझ गए इस बात को कि मैं असल में कहना ये चाह रहा था कि आप मौके पे खुद ना आ जाइएगा, क्योंकि जाहिर है कि हर जो सिचुएशन होती है उसमें एक लेवल होता है कमांड का। अगर इस पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में आईजी फौरन सामने आ जाएगा तो पुलिस का तो वो लास्ट कमांडर है, तो हमारी तो सारी कमांड कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो लिहाजा मैं एसपी रैंक का अफसर हूँ, मेरे ऊपर एसएसपी भी है, उसके ऊपर डीआईजी है, उसके ऊपर आईजी है, तो हमारी कम से कम वो कमांड लेवल्स इतने रहने चाहिए कि अगर फर्ज करें कि मैं कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता हूँ या मैं तो मेरे से नेक्स्ट लेवल जो है वो अवेलेबल हो सिचुएशन को संभालने के लिए। तो ये बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन थी, और उसमें हमने प्लान ये बनाया कि हम जजेस कॉलोनी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक
सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बनाएंगे 3, क्योंकि उन दिनों में एजेंसीज की रिपोर्ट्स भी बहुत थी कि दहशतगर्दी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमने ज़ाहिर है पहले से ही जाके मुज़ाकरात किए और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब और उनके जो उनका जो स्टाफ था, इसके अलावा उनके जो करीबी लोग थे, हमने उनसे बातचीत की कि इस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा आप हमें ये इजाज़त दें कि आप बिल्कुल ज़रूर आएँ वहाँ तक, लेकिन हमें इजाज़त दें कि रास्ते में हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम सिक्योरिटी चेक करें, उनकी तलाशी लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये इतने सारे काले कोटों में से कोई शख्स दहशतगर्द हो सकता है। और उन दिनों में इस चीज़ का चांस भी था, रिपोर्ट्स भी थी ऐसी कि शायद कोई वकील का यूनिफॉर्म पहन के जो है जुलूस में शामिल होगा, कोई दहशतगर्दी का वाक़या ऐसा होने के चांसेस थे। तो खैर हमने उसको टू आवर एडवांटेज जो है, हमने 3 चेक पॉइंट्स बनाए और जब वो घर से निकले तो उसके बाद हमने कहीं पे उन्हें रोका नहीं, बल्कि जो चीफ साहब थे और उनके जो सीनियर वकला थे, वो शुरू की 2-3 गाड़ियां जो जिसमें ज़ाहिर है कि सब जाने पहचाने लोग थे, उनको हम बिल्कुल चेक पॉइंट से आगे गुजार देते थे और पीछे जो जुलूस आ रहा होता था उसको हम रोक लेते थे और उसको वन बाय वन हम फ्रिस्किंग करके, हमने वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए हुए थे, तो उनको आने देते थे। इस सारे प्रोसेस में क्या हो रहा था कि हमें टाइम गेन हो रहा था, हमें टाइम मिल रहा था। और जाहिर है कि जो फासला उन्होंने तय करना था वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का फासला था, लेकिन वो फासला 3 सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स की वजह से उन्होंने 3 घंटे में तय किया। और जब 3 घंटे में उन्होंने तय किया, बाय दैट टाइम जो है कोर्ट का ऑफिशियल टाइम ख़त्म हो गया और हमें ऑर्डर्स मिल गए कि ठीक है अब आप इन्हें आने दें। सो फाइनली हमने उनको बगैर किसी रुकावट के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने दिया और फिर उन्होंने वहाँ अपना जलसा किया और जो भी। मीनिंग देयर बाय कि वो 3 घंटे अगर हम शुरू में ही उनसे लड़ाई झगड़े का कोई माहौल बना लेते, तो उसमें जाहिर है एक तो नुकसान होता पुलिस और वकला का, दोनों का, और इसके अलावा जो है उसकी हम 10-10 साल इंक्वायरियां भी भुगतते कि जी आपने इनको क्यों रोका। और तो हमने इसको स्ट्रैटेजी के और हिकमत अमली के जरिए जो है वो और जाहिर है एक जेन्युइन कंसर्न भी था कि एक हमें ज़रूरत भी थी इस बात की कि हम सिक्योरिटी चेक करें। और हमने हमारी सक्सेस इस चीज़ में थी कि हमने उन लोगों को कन्विंस कर लिया, यानी जो मूवमेंट की लीडरशिप थी, कि सिक्योरिटी जो है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और इस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ठीक है आप जुलूस के शुरुका को ज़रूर चेक करें। तो उनके साथ हमारी ऑलरेडी एक रेपो और एक कम्युनिकेशन हमने पिछली रात से ही डेवलप कर ली। तो देखें ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। मैंने अपनी सेल्फ एग्जांपल देने का मकसद ये है कि अब ये कल 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 वाला इंसिडेंट है, उसमें ज़ाहिर है पुलिस की तरफ से ज़्यादातर कोर्सिव एक्शन देखने में आया। पुलिस ने कोर्सिव तरीके से लोगों को रोकने की कोशिश की। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप उनसे एक अच्छी रेपो डेवलप करें और पहले से राब्ते में आ जाएं। अगर लेकिन अब डिपेंड करता है वो किस किस्म के क्राउड से आप डील कर रहे हैं। हम तो डील कर रहे थे बहुत पढ़े लिखे लोगों से, सीनियर वकला से, जजेस से। लेकिन अब जाहिर है कि ये जो कल वाला इंसिडेंट था इसमें तो हर तबके का आदमी शामिल था और इसमें जाहिर है नेगोशिएशन करना जो है वो शायद बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी ये एक स्ट्रेटजी या हिकमत अमली हमारी ये ज़रूर होनी चाहिए। पहली चॉइस हमारी ये होनी चाहिए, पहली कोशिश, कि हम इनके साथ राब्ता उस्तवार कर लें, कम्युनिकेशन उस्तवार कर लें उन लोगों के साथ जो कि कोई बहरान या क्राइसिस क्रिएट करना चाह रहे हैं। और अगर हमारी रेपो उनके साथ ऑलरेडी बनी हुई है अच्छी, तो फिर ड्यूरिंग द क्राइसिस हमें वो उस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। इस हवाले से एक और भी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा लाल मस्जिद की, लेकिन वो अभी नहीं, वो बाद में मुझे याद कराइएगा। वो भी एक आपसे शेयर करने वाली बात है, क्योंकि उसमें भी बड़े लर्निंग पॉइंट्स हैं, ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन और रेपो के हवाले से, कि ये रेपो कितना काम आती है। और अगर आपकी कम्युनिकेशन है, राब्ता है, हमारे अमूमन जो अच्छे कामयाब एसएचओज होते हैं वो किसी भी प्रोटेस्ट से पहले ही उसकी लीडरशिप के साथ वो राब्ते में आ जाते हैं और उनके साथ एक अच्छी रेपो बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर वो फर्ज करें प्रोटेस्ट होता भी है, धरना होता भी है, तो वो वायलेंट ना हो या वो वायलेंस की तरफ ना जाए। और अगर हालात खराब होने लगे तो उस वक्त वो पुलिस की और उन लोगों की जो रेपो है वो आपस में वो काम आती है, क्योंकि लोगों ने इधर ही रहना होता है, पुलिस ने भी इधर ही रहना होता है। तो लोग जानते हैं कि भाई हमें दिन रात जो है पुलिस से काम पड़ना है, तो लिहाजा वो आम तौर पे पुलिस को धोखा नहीं देते, या अगर कुछ कमिटमेंट कर लेते हैं आपके साथ या आपके साथ अच्छे राब्ते में आ जाते हैं,
तो वो हमेशा फिर आपकी बात सुनते ज़रूर हैं। लेकिन अगर आपका उनसे कोई राब्ता नहीं होगा, कोई रेपो नहीं होगी और आप अपने उसमें कूज़े में बंद रहेंगे, तो फिर क्राइसिस के वक़्त जो है आपके पास कोई मदद नहीं होगी, कोई ऐसा बार्गेनिंग पॉइंट नहीं होगा या कोई ऐसा कनेक्शन नहीं होगा कि जिसकी वजह से आप सिचुएशन को हैंडल कर सकें। जी, अदील रज़ा साहब, आप बताएँ कि कल वाली जो सिचुएशन है, इसमें पुलिस की हैंडलिंग के हवाले से, प्रोफ़ेशनल हैंडलिंग के हवाले से आपकी क्या राय है जी? अदील रज़ा साहब। सर सॉरी सर, कौन सी सिचुएशन सर? कल वाली जो हमने देखी प्रोटेस्ट की, लॉन्ग मार्च की सिचुएशन सारी जो थी। सर हालात कैसे भी हो, हमें राब्ते में रहना चाहिए जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनसे, ताकि किसी मोड़ को डाइवर्ट करने का कोई मौका मिले तो डाइवर्जन हो सके। हुँ। जी, बिल्कुल अपने जो है ऑप्शंस खुले रखने चाहिए, अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। कल का जो प्रोटेस्ट है, मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ, उसमें पुलिस की जो प्रोफ़ेशनल हैंडलिंग है, वो बहुत बेहतर थी पहले की निस्बत। पुलिस ने काफ़ी हद तक जो है वो केओस और जिसे कह लें कि एनार्की फैलने से बचाया है कल मुल्क को। क्योंकि कल नज़र आ रहा था कि बहुत ज़्यादा जैसे वायलेंस होगी और बहुत ज़्यादा जलाओ-घेराव होगा। पुलिस का देखें जी पहला काम ये है कि प्रोटेक्ट करना लाइफ़ को, प्रोटेक्ट करना अमलाक को। अगर ये काम वो नहीं कर रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पुलिस का। तो कल के ये सारे इंसिडेंट में ज़ाहिर है कहीं न कहीं वायलेशंस भी हुई, थोड़ी हाई हैंडेडनेस भी हमें नज़र आई। लेकिन देखें, एज़ अ प्रोफ़ेशनल पुलिस ऑफ़िसर, अगर आपने मतलब आप भूल जाएँ कि ये पीटीआई का धरना था या ये नून लीग का था या ये जेयूआई का था, किसी भी जमात का, लेकिन उसके अंदर वायलेंस का अंसर जो है, वो अगर शामिल हो जाता है, तो फिर पुलिस को एक्ट करना पड़ता है। क्योंकि पुलिस खड़े होकर तमाशा तो नहीं देख सकती कि अगर लोग जो हैं वो गाड़ियाँ जला रहे हैं या अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो पुलिस तमाशा तो नहीं देख सकती। तो लिहाज़ा पुलिस को एक्ट करना पड़ता है ऐसी किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है वो कानून के मुताबिक हमारी सबसे पहली ज़िम्मेदारी है। तो जहाँ भी कहीं शहरियों की लाइफ को या प्रॉपर्टी को खतरा होगा तो पुलिस चुप करके खामोश तमाशाई बन के नहीं देख सकती। तो लिहाज़ा उसमें कहीं-कहीं जो है वो कल की सिचुएशंस में हाई हैंडेडनेस भी हुई है, लेकिन एज़ अ होल मैं ये बताता चलूँ कि अगर किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना हो आपने, किसी ऐसी क्राइसिस सिचुएशन को, तो सबसे जो बेहतरीन हिकमत अमली वो यही होती है कि आप उसको सोर्स पे रोकें। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक क्राउड बहुत वायलेंट हो जाएगा और उसके नतायज जो हैं वो गलत निकलेंगे और लोगों की जानो-माल को नुकसान पहुँच सकता है, तो उसको हमेशा सोर्स पे रोकना चाहिए। शकील साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं आपका हैंड रेज़ देख रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रा अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। कि सोर्स पे जाके हमेशा हमें रोकना चाहिए। जहाँ हमें खदशा हो कि लोगों की जानो-माल को खदशा हो सकता है, तो फिर लोगों को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। मैं ये सियासी बात नहीं कर रहा या किसी की जमहूरी राइट की बात नहीं कर रहा, वो डिबेट अदालतें जाने या हमारा काम ये फैसला करना पुलिस का काम नहीं है कि ये किसी का जमहूरी राइट है या किसी का सियासी ये हक है या नहीं है, ये हम नहीं फैसला कर सकते। ये अदालतें और असेंबलियाँ जो इदारे बने हुए हैं इस काम के लिए, उनका काम है। हमारा तो काम ये है कि ये देखना कि किसी शहरी की जानो-माल को कोई नुकसान तो नहीं पहुँच रहा या उसका इम्कान तो नहीं है। अगर ऐसा है, तो फिर पुलिस को सोर्स पे ही जाकर लोगों को रोक देना चाहिए इकट्ठे होने से। और क्योंकि एक दफ़ा अगर क्राउड इकट्ठा हो जाए, तो फिर उस वक़्त पुलिस के लिए उसको डिस्पर्स करना, उसको उस पे लाठीचार्ज करना या उसके साथ कोई भी ऐसा कोर्सिव मेथड इख्तियार करना, ये बहुत मुश्किल भी हो जाता है और रिस्की भी हो जाता है। उसमें जानी नुकसान भी हो सकता है, उसमें लोग सीरियसली इंजर भी हो, जो कि कल हुए भी। तो इसलिए मतलब जब भी क्राउड इकट्ठा हो जाता है, ये तजुर्बे की बात है, प्रोफ़ेशनल बात है कि क्राउड को इकट्ठा होने से पहले रोकें। कोई भी ऐसा क्राउड जो आप समझते हैं कि जो वायलेंट हो सकता है और जो नुकसान पहुँचा सकता है अमलाक को या लोगों की जान को, तो अगर वो इकट्ठा एक दफ़ा हो गया तो फिर देन आपके लिए बहुत बड़ा ये इश्यू या मसला बन सकता है।
तो जो पुलिस की इनिशियल स्ट्रेटजी थी कल की कि उनको कंटेन किया जाए सोर्स पर, वो एक हद तक मैं समझता हूँ प्रोफेशनली ठीक भी थी। लेकिन बाद में जब उनको इकट्ठा होने दिया गया तो फिर उसके बाद पुलिस जो है वो मुश्किल हालात का शिकार हो गई। लेकिन इवन उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात से और मेरा ख्याल है कि इदारों की इंटरवेंशन के बाद ये हालात जो है काबू में आ गए। लेकिन जब जाहिर है कि 25-30 हज़ार 40 हज़ार बंदा किसी भी जगह पर इकट्ठा होता है, और इस्लामाबाद के अंदर ये पहले भी रिवाज रहा है कि यहाँ जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो उसमें वायलेंस का एलिमेंट बाज़ औक़ात शामिल हो जाता है। अक्सर लोग रेड ज़ोन के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। पहले भी धरने हुए, लोगों ने इस तरह की कोशिश की करने की, जो कि एक स्टेट का, रियासत का कोई इदारा उसकी इजाज़त नहीं दे सकता कि कोई भी रेड जोन के को वायलेट करें, क्योंकि स्टेट के सब सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रेड जोन में है। तो नुमाइश चुरंगी और रेड जोन में बड़ा फ़र्क है। ज़ाहिर है अगर नुमाइश चुरंगी को ब्लॉक कर दिया जाता है तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ऐसे तो होते रहते हैं मामला। लेकिन अगर रेड जोन को ब्लॉक कर दिया जाता है तो पाकिस्तान की पूरी स्टेट मशीनरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसको कि स्टेट अफोर्ड नहीं कर सकती। तो लिहाजा रेड जोन को क्लियर रखना तमाम सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है, जो कि उन्होंने मेरा ख्याल है कि कल बतरीके एहसन निभाई है। उन्होंने क्लियर रखा है रेड जोन को, और जिस हद तक मैं समझता हूँ कि कम से कम नुकसान में सिचुएशन को हैंडल करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी स्ट्रैटेजी, इवन इस्लामाबाद पुलिस की भी जो स्ट्रैटेजी थी, हालांकि मैं सारी रात वो खुद आंसू गैस का शिकार रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि अगर रेड जोन को वो कब्जा कर लेने देते तो उसके बाद तो पूरी स्टेट मशीनरी आपकी जैम हो जाती है, तो आपके लिए हुकूमत रियासत चलाना मुमकिन नहीं रहता। और ये इजाज़त हम अगर किसी को भी दे दें तो कल को कोई भी जमात, कोई भी मजहबी जमात या इवन कोई दहशतगर्द जमात 10-15-20 हज़ार बंदा ला के रेड जोन का घेराव कर लेगी और पाकिस्तान की स्टेट को हॉस्टेज बना लेगी। तो इसकी चीज तो इजाज़त नहीं दी जा सकती। जी शकील साहब, आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी सर, एक सवाल है, दो सिनेरियोस के साथ सर। अगर आप जी, आईजी केपी के होते तो सर कैसे हैंडल करते, और अगर आप डीपीओ अटक होते तो कैसे हैंडल करते इस सिचुएशन को? अच्छा, हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर मैं आईजी केपी के होता तो इसी तरह हैंडल करता जैसे आईजी साहब ने किया केपी के, क्योंकि केपी में तो जाहिर है गवर्नमेंट भी उन्हीं की थी जो धरना लेके आ रहे थे, तो नेचुरली पुलिस कुड नॉट हैव एक्टेड। और अगर मैं फर्ज करें डीपीओ अटक होता तो मैं अपने आईजी साहब से कमांड लेता, मैं खुद कोई फैसला ना करता, मैं अपने आईजी से कमांड लेता या अपने डीआईजी से कमांड लेता कि मुझे क्या करना है, और जो भी उनकी तरफ से फैसला आता मैं उसकी कंप्लायंस करता। मेरा अपना इसमें कोई फैसला नहीं होता। ये तो आईजी की पॉलिसी होती है या गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जिसको ज़ाहिर है आईजी अपनी फोर्स को ट्रांसफर कर रहा होता है। चलें जी, और अगर कोई इस हवाले से कोई कमेंट या कोई सवाल है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। आबिद साहब, ज़रा कल जहां हमने प्रेजेंटेशन अपनी छोड़ी थी वहीं पे चलते हैं। निगोशिएशन प्रायोरिटीज आज हमने पढ़नी थी जी। उससे पहले एक ये सर, असाइनमेंट है सर सर। जी, ये एक छोटा सा असाइनमेंट है। कल हमने जी, यहाँ जी, छोड़ा था वक्त गुजरने के खदशात पे। उसके जी, बाद जी, जो जी। है ये रहनुमा ये असाइनमेंट है। एक असाइनमेंट, चूंकि आप धरनों की बात कर रहे हैं तो धरनों के ही हिसाब से असाइनमेंट है, वो आपको याद होंगे 2017 के और 2021 के जो टीएलपी के धरने थे, जो उसके बारे में असाइनमेंट है। बस उसमें आपको वो थोड़ा उन अपनी उन मेमोरीज को रिकॉल करना पड़ेगा और उसके बारे में ये बताना पड़ेगा कि ऐसे वाक़यात जो कि 2017 2021 के टीएलपी के जो धरने थे और जो तशद्दुद के वाक़यात हुए थे, उन वाक़यात के लिए मुज़ाकरात की तरजीहात क्या होनी चाहिए और घेराव या रोकथाम की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। बस एक छोटा सा असाइनमेंट है ये, मतलब इतना बड़ा असाइनमेंट है नहीं। आप इसको ये भी वहाँ पे अवेलेबल है, जैसे आपको कल वाला असाइनमेंट अवेलेबल था, तो आप लिख के या तस्वीर खींच के जैसे भी आपको बेहतर लगे आप उस पर हमारे पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। अच्छा, ये टीएलपी के जो धरने हैं वो भी आपको, मैं एज ए केस स्टडी, बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। वो तो आपने देख लिया होगा कि टीएलपी के जो सिटिंग्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई। लास्ट जो उनका हुआ
टीएलपी का सिट इन, उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई, उसमें कुछ पुलिस वाले शहीद भी हुए। और वो बड़ी मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक वो सारी सिचुएशन रही। उसमें मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगेन मैं बताऊँ, आई वाज एसएसपी गुजरांवाला। तो हमें ऑर्डर मिला कि टीएलपी ने कॉल दी है धरने की और पूरा मुल्क जाम करने की, तो इनको नहीं करने देना। अब उससे पहले हिस्ट्री, ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ जी, और मतलब 2018 का। तो उससे पहले जो धरने ये दे चुके थे, उसमें काफ़ी वायलेंस जो है उसका इन्होंने मुजाहरा किया था टीएलपी के वर्कर्स ने। उसमें बहुत सारे पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए थे, कुछ की जान भी गई थी, वो सब आप जानते हैं। तो हमें बड़ा अच्छी तरह अंदाज़ा था कि ये कोई पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे टीएलपी वाले। अगर ये अब एहतजाज करते हैं या मुल्क को जाम करते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो ये पुरअमन नहीं रहेगा। और वैसे भी बाय द वे, किसी भी रोड को जब ब्लॉक कर दिया जाता है तो फिर वो पुरअमन नहीं रहता, क्योंकि उससे लोगों को प्रॉब्लम होती है, उससे लोगों के आने जाने में कई मरीज जो हैं वो दम तोड़ जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। आपने टीएलपी के उन धरनों में देखा होगा कि कई कई घंटे तक जो है वो रोड्स ब्लॉक रहे, मेन आर्टरीज ब्लॉक रही, लोग अपने घरों को नहीं जा सकते थे, मरीज अस्पतालों को नहीं जा सकते थे। बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन रही, और रियासत अगेन फंस गई उन सिचुएशंस में, इस तरह कि जब वो लोग इकट्ठे हो गए, जब 4-5 हजार बंदा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा फील्ड में कि 4-5 हजार बंदा जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको डिस्पर्स करना, अनलेस और अनटिल आप फैसला कर लें कि आपने जो है वो ठीक ठाक बंदे अपने जख्मी कराने हैं और अगले के भी जख्मी करने हैं, और उसमें जान भी जाने का कुछ लोगों का अंदेशा हो सकता है। अगर ये रिस्क लेने को रियासत या हुकूमत तैयार हो तो फिर तो जाहिर है कि उनको डिस्पर्स किया जा सकता है, लेकिन कोई भी हुकूमत या रियासत जो है वो ये रिस्क लेने को तैयार नहीं होती है कि लोगों की जान ले ली जाए। तो लिहाजा जब भी हुकूमत की भी जो टॉप प्रायोरिटीज में होती है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, तो जब 4-5 हजार या 10 हजार वायलेंट किस्म का क्राउड इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर, तो फिर उस वक्त रियासत या हुकूमत के लिए भी फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनको कैसे हटाया जाए, खास तौर पे अगर वो आगे से लड़ने को भी तैयार हो और इक्विप्ड भी हो उनके पास, अगर डंडे या असला या और दीगर ऐसी चीजें, गुलेले वगैरह भी लेके आते थे ये लोग, तो ऐसा तमाम सामान मौजूद हो कि जिससे डिस्ट्रक्शन हो सके, तो फिर उस वक्त रियासत के लिए ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ कि 2014 या उसके बाद के जो धरने थे 2018 से पहले पहले के, उनमें यही सूरत हाल हुई कि रियासत ने, हुकूमत ने इनको इकट्ठे होने दिया। जैसे शकील साहब फरमा रहे थे कि रियासत को चाहिए था, स्टेट को चाहिए था कि सबको आने देते और पीसफुली इकट्ठे होने देते, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियां ये रिपोर्ट कर रही हों कि ये लोग, और माजी के तजुर्बात भी ये बता रहे हों कि ये लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो ये वायलेंट हो जाएंगे और नुकसान पहुंचाएंगे अमलाक को और जानों को, तो फिर रियासत इस बात का रिस्क नहीं ले सकती। तो ये हुआ जो टीएलपी के पिछले धरने थे कि उनमें रियासत ने अगेन वही वो जो बुनियादी हकूक का एहतराम करते हुए उन्हें इकट्ठे होने दिया, और एक दफा जब वो इकट्ठे हो गए टीएलपी वाले, तो उन्होंने तबाही फैला दी पूरे मुल्क के अंदर, जो कि आपने देखा तमाम टीवी चैनल्स पे, आज भी यूट्यूब पे वो तमाम फुटेजेस मौजूद हैं कि वो उन्होंने किस तरह से लोगों की गाड़ियों को जो है वो तबाह किया, लोगों को जख्मी किया, सिविलियंस को जख्मी किया, पुलिस वालों के साथ बहुत ज्यादा तशद्दुद आमेज रवैया रखा गया, पुलिस वालों को शहीद भी किया गया। तो जब जाहिर है कि हमें, जब मैं गुजरांवाला में, अभी मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ था वहां पहुंचे हुए, हमें ये अच्छी तरह अंदाजा था कि अगर ये लोग इकट्ठे हो गए तो पिछले धरनों की तरह इस दफा भी यही होगा कि मतलब वो कहते, निकलते हुए तो सब यही कहते हैं हम बड़े पुरअमन रहेंगे, लेकिन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो पुरअमन नहीं रहते, क्योंकि ये तो फिर असेसमेंट गवर्नमेंट की होती है और इंटेलिजेंस एजेंसीज की होती है और पुलिस की भी असेसमेंट होती है। तो वो सब जब लोग आपस में मुशावरत करके फैसला करते हैं, तो हमारा, मेरी खुशकिस्मती ये थी कि उस वक्त गवर्नमेंट और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और पुलिस, वो सब एक पेज थे और सबका मुतफक्का राय ये थी कि अगर इनको इकट्ठे होने दिया गया तो ये बहुत तबाही फैलाएंगे। तो लिहाजा उस वक्त स्टेट ने, गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इनको इकट्ठे नहीं होने देना, इनको असेंबल नहीं होने देना टीएलपी वालों को। देयरफॉर एक रात उनकी तकरीबन, मुझे याद है कि गुजरांवाला में 250
बंदा सिर्फ मैंने अरेस्ट किया था। इस तरह पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर डीपीओ ने उनकी तमाम लीडरशिप जो है विद इन वन नाइट अरेस्ट कर ली थी, जिसका नतीजा ये निकला कि उनके चंद एक लोग अगले दिन निकले जो बड़े आराम से पुलिस ने उनको भी अरेस्ट करके जेलों में भिजवा दिया। एक एक महीना सब जेल में रहे, सब ने अपने फिर घरों की रजिस्ट्रियां तक ला कर दी और जमानतें दी कि हम आज के बाद आइंदा किसी ऐसी जो है सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेंगे कि जिसमें किसी की जानो माल को नुकसान हो, और माफीनामे लिख कर दिए, और फिर एक एक महीने बाद जेल से उनकी जान छूटी। तो वो बड़ा सक्सेसफुली उस धरने को हैंडल कर लिया गया 2018 में। और ये मैं चूंकि मैं उसका हिस्सा था तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, वो फैसला गवर्नमेंट का था, कमांड आईजी साहब की थी, लेकिन फैसला भी क्लियर था और कमांड भी क्लियर थी। मसला तब होता है जब ना फैसला क्लियर होता है ना कमांड क्लियर होती है। जब कहा जाता है आपने असला भी नहीं इस्तेमाल करना, आपने पीसफुली रोकना भी है और किसी को कुछ कहना भी नहीं है, ऐसे भी फैसले बाज़ ऊपर से आ जाते हैं। आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि जी इनको रोकें भी और कुछ करें भी ना, मतलब किसी को कुछ कहें भी ना, चोट भी ना लगे और रोकना भी जरूरी है। तो ऐसे फैसले नहीं होते, ये फिर काम नहीं होता। पुलिस का काम कोअर्सिव काम है, किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैं तो पुलिस वाला हूँ, हमें डंडा चलाना पड़ता है और इसीलिए हमें वर्दी पहनाई गई है और इसीलिए हमें तनख्वाह दी जाती है कि हम अपनी जान को रिस्क पे रख के जो है मुकाबला करते हैं तमाम आफतों का, मुजरिमों का भी करते हैं और उन लोगों का भी करते हैं जो लोगों की जानों माल को या अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो कोशिश हमारी हर मुमकिन ये होनी चाहिए कि हम मुज़ाकरात से और नॉन वायलेंट तरीकों से मसाइल का हल निकालें। लेकिन जब नॉन वायलेंट तरीके और मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फाइनली फिर हमें डंडा या बंदूक उठानी पड़ती है और इसी काम के लिए हमें तनख्वाह दी जाती है। तो क्या डंडा उठाना या बंदूक उठाना इतना आसान काम नहीं है? हम सब पुलिस वाले जानते हैं, आप सब पुलिस वाले हैं। पुलिस वाला डंडा उठाने से पहले 10 दफा सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने कल को उसका जवाब देना है, उसको उसका जायजा भी भुगतना पड़ सकता है। और पुलिस वाला बंदूक उठाने से पहले 100 दफा सोचता है। ये मेरा जाती तजुर्बा है कि बंदूक ऐसे नहीं उठाता कोई पुलिस वाला, गोली ऐसे नहीं चलाता, ना ही डंडा चलाता है। तो लिहाजा क्योंकि आपके सामने मौजूद है मिसालें कि हमारे अफसरान जो हैं उनको 3-3 4-4 साल जेलों में भी रहना पड़ा है, नौकरियों से फारिग किया गया है ऐसी सिचुएशंस में कि जहां उनसे एट टाइम्स एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स हो रहा है। तो जहां यूज ऑफ फोर्स की बात होती है तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है पुलिस को कि हम कहीं भी जरूरत से ज्यादा अगर फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो कल को हमें उसका जवाब देना है, हमें अदालतों में खड़ा किया जाएगा, हमें इंक्वायरी कमीशंस में खड़ा किया जाएगा। तो इसमें बहुत सोच समझ के हमने फैसला करना होता है। लिहाजा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि मुज़ाकरात के ज़रिए और नॉन वायलेंट तरीके के ज़रिए हम मसाइल का हल तलाश कर सके। ये मुज़ाकरात की जो तरजीहात की हम बात कर रहे हैं, यानी नेगोशिएशन प्रायोरिटीज़, वो भी यही है। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है जी? ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, कि आपने लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, जो मैं बात कर रहा हूं इतनी देर से, कि रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस और रिलीजियस एफिलिएशंस, मैं एक पुलिस अफसर हूं, मैं उस वक्त खड़ा हूं मौके पर, हो सकता है कि वो मेरे रिश्तेदार कुछ आके वहां पर किसी की जान को और अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो क्या मैं उन्हें इजाजत दे दूंगा इस चीज की? नहीं दूंगा। तो देयरफॉर हमें प्रायोरिटी सबसे पहली जो है पुलिस की और मुज़ाकरात की भी वो ये है कि ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, और ज़िंदगी किस किस की ज़िंदगी, यानी कानून नाफिज करने वाले अहलकार की ज़िंदगी भी उतनी अहम है जितनी कि किसी विक्टिम की या हॉस्टेज की ज़िंदगी। और इवन जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसने किसी को हॉस्टेज बनाया हुआ है या जिसने धरना दिया हुआ है, उसकी ज़िंदगी भी इतनी अहम है। उन सब की ज़िंदगी अहम है। तो लिहाजा देखें, अगर आपको पता है कि ये अगर 1000-2000 बंदा इकट्ठा हो गया तो वो अपनी जिंदगी को भी खतरे में डालेगा, दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालेगा, तो फिर उनकी जिंदगियां बचाने का एक ये भी रास्ता है आपके पास कि उनको आप निकलने ही ना दें। और कानून के तहत पुलिस ऐसा कर सकती है, गवर्नमेंट 144 लगा सकती है, एमपीओ, ये तमाम कवानीन जो हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं कि जब
ज़्यादा अनारकी या बिगाड़ माशरे में इंतशार का खदशा हो तो हुकूमत ये दफ़ात नाफिज करके लोगों की मूवमेंट को कंटेन कर सकती है। जैसे आपको पता है हमें पिलियन राइडिंग पर भी हम पाबंदी लगाते रहे हैं कि जी एक मोटरसाइकिल पे 2 बंदे नहीं बैठ सकते, 5 से ज़्यादा एक जगह पर असेंबल नहीं हो सकते। ये सब मुख्तलिफ औकात में हालात के तहत हुकूमत इम्पोज़ कर सकती है क्योंकि हुकूमत का जो सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ है वो लोगों की जान-ओ-माल का तहफ़्फ़ुज़ है। तो वो उन 2-4 हज़ार बंदों को जिनके बारे में अंदेशा है कि ये अगर इकट्ठे होंगे तो अपने आप को भी नुकसान पहुँचाएँगे, दूसरों को भी, उनको सोर्स पे कंटेन करना ज़्यादा बेहतर है और कि उनको निकलने ना दिया जाए। तो इसलिए ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जब मुज़ाकरात भी आप कर रहे होते हैं, तो इवन कंटेन करने का एक तरीका तो ये है कि आप डंडे से रोक लें, कंटेन करने का एक दूसरा तरीका ये है कि आप मुज़ाकरात से रोक लें। हमने बहुत दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा ऐसी सिचुएशंस हैंडल की हैं कि जिसमें हमें पता चला है कि कल एक बड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट होने वाला है, कुछ ताजरों का या कुछ किसी ख़ास बिरादरी का जिनके मर्डर हो गए हैं, वग़ैरह-वग़ैरह। तो हमने उससे पहले कि वो एहतजाज लेकर सड़क पे आएँ, हमने पहले ही उनसे मुज़ाकरात करके उनको डंडे से नहीं रोका, बल्कि मुज़ाकरात के ज़रिए हमने रोक लिया। क्योंकि हमें खदशा इस बात का था कि अगर ये लोग रोड पर आ जाते हैं, अगर ये लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं, तो उससे लोगों का नुकसान हो सकता है, उनका अपना भी हो सकता है। तो लिहाज़ा पहली प्रायोरिटी यही हमेशा हमारी मुज़ाकरात में भी होनी चाहिए और कि हम लोगों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करें और कोई भी ऐसा काम ना करें, वो लास्ट रिज़ॉर्ट के तौर पे हम कर सकते हैं, जहाँ ज़िंदगी को बचाने के लिए आपको कोर्सिव मेथड इख्तियार करना पड़े या फ़ोर्स यूज़ करनी पड़े, वहाँ ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जब जिस हद तक मुमकिन हो कंटेन करने के लिए किसी क्राइसिस को या हैंडल करने के लिए आपको मुज़ाकरात का ही सहारा लेना चाहिए। तो अगर 20-25 ऐसे इंसिडेंट्स में से तकरीबन 1 इंसिडेंट ऐसा होता है, 25 में से 24 मेरे तजुर्बे के मुताबिक ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ मुज़ाकरात के साथ हल हो जाते हैं। अगर आप उस इंसिडेंट या क्राइसिस होने से पहले ही मुज़ाकरात शुरू कर दें, तो 25 में से 24 हल हो जाएँगे। एक आध कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है 25 में कि उसमें आपको यूज़ ऑफ फ़ोर्स करना पड़ता है। तो तरजीहात में जो है हमारी सबसे पहली तरजीह है प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ और दूसरी है एप्रीहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट यानी गिरफ्तारी। ये आविद साहब ज़रा दुरुस्त कर लीजिएगा, ये अंदेशा नहीं है, मुतलका फ़र्द की गिरफ्तारी है ये। और काबिज़ मकाम की बाज़ियाबी और तहफ़्फ़ुज़ यानी अगर उन्हें किसी जगह पर या किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बस पे, किसी व्हीकल पे कब्ज़ा किया हुआ है तो उसको खैर खैरियत से बाज़ियाब कराना और उसको सिक्योर करना। ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। नंबर 1 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, नंबर 2 अरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट और नंबर 3 जो है वो क्लियर कराना रिकवरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। कामयाब मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी अनासर। कामयाब मुज़ाकरात करने के लिए एक मुज़ाकरातकार जो मुआवनत के लिए आमादगी का इशारा करता है और दूसरा हुकाम और मुतलका फ़र्द के माबैन एक रहनुमा या फैसला साजी का अमल। आपको एक नेगोशिएटर की ज़रूरत है जो कि आप भी हो सकते हैं या आपके लेवल का कोई और ऑफिसर हो सकता है। इसके अलावा लीडर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अमंग अथॉरिटीज एंड द सब्जेक्ट्स कि आपको एक लीडरशिप की और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की ज़रूरत होती है। अब ये कल सारा दिन जो पुलिस करती रही है सड़कों पर, उसको ज़ाहिर है मीडिया अपने अपने अंदाज से रंग से दिखाता रहा है, लेकिन क्या वो अपने तौर पे कर रहे थे? क्या वहाँ लोकल एसएचओ जो है वो खुद फैसला ले रहा था? इवन लोकल जो है वो डीपीओ भी बहुत से फैसले खुद नहीं ले रहा होगा। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक आपका राब्ता हुकाम के साथ या अपनी कमांड के साथ और उससे आपको डायरेक्शन जो है और ख़ास तौर पे जो मुज़ाकरातकार है उसको इस सारे अमल में उसका हिस्सा रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। जनरली व्हाट इज़ नेगोशिएबल यानी किस पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, यानी किन चीज़ों पर आप बारगेनिंग कर सकते हैं। आम तौर पे जब आप मुज़ाकरात शुरू करते हैं सब्जेक्ट के साथ, तो किन चीज़ों पे आप बारगेनिंग आसानी से कर सकते हैं? मसलन खाना, मशरूबात, रकम या कुछ तवज्जो तलबी या अद्वियात। ये वो चीज़ें हैं कि हो सकता है आपके सब्जेक्ट को इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत हो और इसको एज़ अ बार्गेनिंग चिप जो है वो आप यूज़ करें कि अगर हो सकता है उसे खाने की ज़रूरत हो, पानी की, किसी मशरूब की, दवाई की या किसी ख़ास शख्स से वो बात करना चाहता हो या किसी ख़ास शख्स की तवज्जो दिलाना चाहता हो।
ये वो चीज़ें हैं जिस पे आसानी से एक मुज़ाकरातकार जो है वो बार्गेनिंग कर सकता है, लेन देन कर सकता है, और हर एक फेवर के बदले जाहिर है वो अपने सब्जेक्ट से भी कोई ना कोई रियायत या कोई ना कोई कंसेशन लेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी वही एलिमेंट्स हैं जी। कुछ लोग हैं वो मीडिया पे एक्सेस चाहते हैं ताकि उनकी प्रोजेक्शन हो सके। इस बात पे भी मुज़ाकरात किए जा सकते हैं कि उसको मीडिया की एक्सेस दी जाए और उसके ताकि पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों तक, आवाम तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा कांटेक्ट फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, वो भी जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में बार्गेन किया जा सकता है। लेकिन आपको थोड़ी सी इसमें एहतियात ये करनी चाहिए कि जब वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट कर रहा है तो आप उसको अच्छी तरह मॉनिटर करें, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन वो उनसे ले या ना ही उनको दे सके कि जो आपके ऑपरेशन के लिए नुकसानदेह साबित हो। तो जब आप किसी फैमिली या फ्रेंड से उसका कांटेक्ट कराएं तो उस कॉन्वर्जेशन को आप पूरी तरह मॉनिटर करें, और क्योंकि हो सकता है कि वो उससे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हो जो आपके काम की हो सकता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उससे ले रहा हो जो आपको नुकसान पहुंचा सके। और इनमें से ये जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं रिवॉर्ड के तौर पे, कि अगर वो सरेंडर करता है, अपने आप को पुलिस के हवाले करता है, हथियार डालता है, तो इनाम के तौर पे आप ये सब चीज़ें उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। क्या क्या चीज़ें जो है नॉट निगोशिएबल हैं, यानी जिसके ऊपर आपने निगोशिएट नहीं करना। अगर ये उसकी डिमांड्स हैं तो ये आपने उनको देने की या उसके ऊपर सौदेबाजी करने से आपने मैक्सिमम अवॉइड करना है। अगर वो असला मांग रहा है, मंशियात मांग रहा है, या फरार होने का कोई रास्ता मांग रहा है, अगर वो यरगमालियों का तबादला करना चाह रहा है, तो ये वो सिचुएशंस हैं कि जिसमें आपने मैक्सिमम अवॉइड करना है कि इन चीज़ों के ऊपर आप निगोशिएट न करें। ड्रग्स की एक खास सिचुएशन हो सकती है कि बाज़-औक़ात कोई शख्स जो है उसको विड्रॉल सिम्पटम्स हो रहे हैं, अगर वो हेरोइन का मिसाल के तौर पे एडिक्ट है और उसको विड्रॉल सिम्पटम्स हो रहे हैं, और आप समझते हैं कि अगर इसको वो ड्रग की डोज ना मिली तो ये कोई बहुत वायलेंट काम कर लेगा या कोई ऐसा काम कर लेगा जिससे किसी की जान को नुकसान या खतरा हो सकता है, तो फिर आप उसको कंट्रोल्ड वो ड्रग या वो सब्सटेंस दे सकते हैं, जैसे कि अस्पतालों में भी दी जाती है। जो बहुत क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं उनको मॉर्फिन और ये हेरोइन, ये तो बेसिकली मेडिसिन्स थी बहुत क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए। इनको लोगों ने नशे के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो बहरहाल ये एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जिसमें अगला शख्स जो है वो आप सस्पेक्ट करते हैं कि अगर इसको ये की डोज ना मिली तो ये हो सकता है कि किसी विक्टिम को या हॉस्टेज की जान को खतरा पहुंचाए या उसको नुकसान पहुंचाए, तो उस सूरत में उसको एक कंट्रोल्ड ड्रग देने में कोई अर्ज नहीं, और वो हो सकता है वो कंट्रोल्ड ड्रग देने के चक्कर में आप उसको काबू कर लें। तो ये भी एक जो है ट्रैप हो सकता है कि आप उसको, जैसे वो ड्रग ड्रग पहुंचाने के जरिए आप कोई रास्ता ऐसा निकाल लें कि वो आप उस तक पहुंच जाएं या वो आपके साथ आपके कंट्रोल में या काबू में आ जाए। तो ये चीज़ें, इसके अलावा आपने इसमें ये देखना होता है कि भाई थ्रेट लेवल क्या है, और कहीं कोई प्लॉय तो नहीं है, यानी कहीं वो आपको डिकॉय वो तो नहीं कर रहा, धोखा तो नहीं दे रहा। और आम तौर पे सुइसाइड के लिए जो लोग जो है सामीन मांगते हैं कि अगर कोई शख्स खुदकुशी करने जा रहा है और वो कहता है कि फलां शख्स को या फलां शख्स को बुलाया जाए और मैं उससे बात करना चाहता हूं, तो आपने असेस करना है कि भी अगर इस शख्स को बुलाया तो शायद ये लाजमन खुदकुशी कर लेगा, क्योंकि वो शायद ये चाहता है कि उस शख्स के सामने या उससे बात करते हुए या बात करके वो खुदकुशी करे। तो फिर उस सूरत में आपने अवॉइड करना है ऐसे किसी डिमांड उसके मानने से। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा जो बातें आपको बताई हैं, इसके अलावा कई और मौज़ूआत पर भी रियायत दिए बगैर जो है बात की जा सकती है, और लिहाजा आप लचकदार बने और क्रिएटिव बने। बी फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव, कि अपने आप को ओपन रखें कि कोई भी नई सिचुएशन, किसी भी नए सोल्यूशन के लिए, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट मौज़ूआत पे उस शख्स से बात करने की। और क्रिएटिविटी की मुराद ये है कि हर सिचुएशन एक नई सिचुएशन है, उसका सोल्यूशन जो है और उसका रिस्पांस जो है वो नया होगा।
हमेशा किसी पुरानी सिचुएशन में दिया हुआ रिस्पांस ज़रूरी नहीं है कि किसी नई सिचुएशन पर एग्जैक्टली अप्लाई हो सके। तो उस वक्त आपने अपने तमाम जो सेंसेस हैं उनको बेदार रखना है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं जी। आफ्टर 5 मिनट्स वील कम टुगेदर और फिर हम घेराव या मुहासरे में जो एक्शन है कि आपने कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है सीज में, किस तरीके से जो आपने इस सिचुएशन को हैंडल करना है, उस पर बात करेंगे। अगर अभी तक कोई हमने जो बातचीत की है इसमें कोई किसी का सवाल है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कोई सवाल आप में से कोई पूछना चाहे, इसका मतलब है क्लियर है, सब आपको समझ आ रही है जी। एएसआई फरहाना आप बात करें जी। एएसआई अब्दुल हकीम साहब। सर ये जो कामयाब मुज़ाकरात वाली स्लाइड थी, प्लीज इसको डिस्कस करें दोबारा। कामयाब मुज़ाकरात वाली स्लाइड, कौन सी स्लाइड की कामयाब बात कर रहे हैं सर, जो जरूरी अनासर थे जी? कामयाब मुज़ाकरात के जरूरी अनासर देखें, आपको दो अनासर की जरूरत होती है। आपको एक मुज़ाकरात कार की, यानी जो निगोशिएटर है जिसने वो मुज़ाकरात करने हैं, वो आप भी हो सकते हैं, और दूसरे मुतलका हुकाम की, यानी एक फैसला साजी के अमल के लिए आपको एक कमांड स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। क्योंकि जो मुज़ाकरात कार होता है वो फैसले नहीं कर रहा होता, वो मुज़ाकरात कर रहा होता है। फैसले किसने करने होते हैं? कमांड ने। कमांड में जो है वो काम भी शामिल है, आपके सीनियर्स भी शामिल है, और एक फैसला साजी का स्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है, राब्ते का स्ट्रक्चर, कि आपका उनसे मुसलसल राब्ता भी जरूरी है। तो दो एलिमेंट्स हैं, एक मुज़ाकरात कार नेगोशिएटर खुद, और दूसरा जो है वो लीडरशिप या कमांड। जी आबिद साहब वापस जाइएगा जहां हमने छोड़ा था, कोर्सेज ऑफ एक्शन इन अ सीज। जी देखिए, 3 वर्ड्स याद रखें: कंटेन, आइसोलेट एंड नेगोशिएट। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन या हॉस्टेज सिचुएशन या क्राइसिस सिचुएशन होती है, तो सबसे पहला जो काम आपने करना होता है वो है घेराव करना या उसको कंटेन करना, उस सिचुएशन को मजीद बढ़ने से रोकना या मजीद फैलने से रोकना। इसके लिए हम क्या क्या करते हैं कंटेनमेंट के लिए? कंटेन जब हमने किसी सिचुएशन को करना होता है, कोई जैसे कोई सिट इन है या कोई जुलूस है, या कल जैसे नुमाइश चुरंगी पे धरना था, तो इसको अगर हमने कंटेन करना है या इसको हमने घेरना है ताकि उसको मजीद बढ़ने ना दिया जाए या उसको फिजिकली जो है वो एक दायराकार के अंदर ले आया जाए ताकि वो मजीद लोगों को या और अमलाक को जो है वो अफेक्ट ना कर सके, उसके लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं जी? ये बताएं एएसआई रुखसाना। आबिद साहब इनको चेक कीजिएगा, ये कल भी जो है ये इनका रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो क्यों नहीं रिस्पांस आ रहा है इनका? अच्छा, मरियम जब्बार हैं जी हमारे साथ लाइन पे, तो अपना माइक ऑन करें जी। मरियम ये बताएं कि जब हमने कंटेन करना हो किसी सिचुएशन को या घेराव करना हो, तो उसके लिए हम आम तौर पे क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं पुलिस वाले? सर पहले लोगों को बढ़ने नहीं दें, आगे आपस में गुफ्तगू करें, टाइम दें। जी वो बाद में, टाइम वाली बात बाद में आएगी। सबसे पहले तो आप देखें, कॉर्डन करेंगे किसी भी सिचुएशन को, उसका घेराव करेंगे, बैरिकेड्स लगाएंगे, ताकि आमदोरफ्त जो है उस सिचुएशन के अंदर लोग जो हैं उनकी आमदोरफ्त ना हो। और उस सिचुएशन में हो सकता है कि क्राइसिस का एलिमेंट शामिल हो, ताकि दूसरे एरियाज जो उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं या इर्द गिर्द के लोग हैं उनको महफूज किया जा सके। तो उसके लिए हम अमूमन बैरियर्स लगाते हैं, बैरिकेड्स लगाते हैं, जी गाड़ियां सर, खड़ी करके। आवाज आ रही है। जी रुखसाना, आप बताएं कि कैसे हम किसी सिचुएशन को आइसोलेट कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं, या उसको कैसे घेराव कर सकते हैं और अलहदा कर सकते हैं दूसरे सूरत इर्द गिर्द के माहौल से। सर जैसे कि हम पहले तो लोगों को जमा होने से रोकेंगे, उनको अलहदा करेंगे। जैसे कि मतलब सर ये जमा होने से मतलब सर रोकेंगे कि आगे चल के कोई मसला ना हो। और
बिल्कुल सर ठीक ये है। थोड़ा मेरे आप मोबाइल का आपने ठीक बात की कि आप मजीद जमा होने से रोकेंगे। अगर क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो गई है तो फिर आप उस जी वहां पर उसको कंटेन करेंगे, आइसोलेट करेंगे, और फिर तीसरे नंबर पे आप निगोशिएट करेंगे या मुज़ाकरात करेंगे। सबसे पहले कंटेन करना है, आइसोलेट करना है, यानी मजीद जो है वहां पर लोगों को इकट्ठा ना होने दें, लोगों की आमदोरफ्त को बंद करें, बैरियर्स लगाएं, नफरी उसके इर्द गिर्द रोड लगाएं रास्ते ताकि साफ उन लोगों करें। की हिफाजत हो सके। जी सना, आप कोई बात जी करना चाह सर। रही हैं, प्लीज कैरी ऑन। सलाम सर ये रानी खान बताएंगे। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जब भी मुहासरा किया जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्राउड कितना है, फिर क्राउड के हिसाब से उसकी जो है वो बैरियर्स लगाए जाते हैं, खारदार झाड़ियाँ लगाई जाती हैं, कहीं पे मुख्तलिफ किस्म के कंटेनर्स रखे जाते हैं और टैंकर्स रखे जाते हैं। और अगर मतलब हमें फिल और ये चीज़ें मिलती नहीं हैं, दस्तयाब नहीं होती, तो बड़ी गाड़ियाँ ली जाती हैं, उनके ज़रिए से गलियाँ हो गई, कोई रोड्स हो गए, उनको ब्लॉक किया जाता है। और जो आबादी वाले इलाके होते हैं उनको सबसे पहले सिक्योर किया जाता है, क्योंकि जब क्राउड आता है तो फिर पता नहीं चलता, वो रिहायशी इलाके उससे मुतासिर हो सकते हैं। आसपास कोई मार्केटें हैं तो उनको फौरी तौर पे बंद करवाया जाता है, कोई शॉप्स हैं तो उनको बंद करवाया जाता है, ताकि नुकसान कम से कम हो सके या ना हो। प्रॉपर्टी और इंसानी जान को पहले तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। हम्म, चलें, शाबाश, वेरी गुड। आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। देखिए, हर सिचुएशन के हिसाब से, मसलन एक क्राउड की जो सिचुएशन है उसकी कंटेनमेंट और आइसोलेशन का एक अलग तरीका होगा। अगर फर्ज करें कोई हॉस्टेज सिचुएशन है किसी जगह पर, एक किसी बिल्डिंग के अंदर किसी शख्स को हॉस्टेज बना लिया गया है असले के जोर पर, तो उसको कंटेन करने का एक डिफरेंट तरीका होगा। ज़ाहिर है उसमें आपने एक बिल्डिंग को जो है और उसकी तरफ आने जाने वाले रास्तों को रोकना होगा, और डिफरेंट जिस तरह ये जो अगली हमारी स्लाइड पे लिखा हुआ है कि टैक्टिकल ऑप्शंस जो हैं, टैक्टिकल ऑप्शंस हमारी क्या क्या होती हैं, जैसे आंसू गैस वाला टीयर गैस सेक्शन है हमारा, स्नाइपर है, और हमारी वो जो कमांडो एक्शन फोर्स है। जरा पिछली स्लाइड पे ही जाइएगा समझा, कि जब यानी फोर्स्ड एंट्री जब आपने करनी होती है तो उस वक्त आपकी जो स्वॉट टीम होती है, जो कमांडो टीम होती है हमारी, वो भी आपकी रेडी होनी चाहिए, खासतौर पे ऐसे सिचुएशन में जहां कोई हॉस्टेज है। जाहिर है जहां कोई धरना है या सिट इन है उसमें तो आपने कमांडोज को एंटर नहीं करना होता, उसमें तो जनरली आपने आंसू गैस, टीयर गैस और इस किस्म के जो आपका एंटी रॉयट इक्विपमेंट है उसको आपने रेडी रखना होता है, और उसकी प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट करनी होती है प्रॉपर मकामात पर, और वो चारों तरफ से उस सिचुएशन को आपने कॉर्डन करना होता है ताकि बाहर के हालात जो हैं वो अंदर अफेक्ट ना कर सकें और अंदर के हालात जो हैं वो बाहर की सिचुएशन को अफेक्ट ना कर सकें। तो देयरफॉर सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या वो हॉस्टेज सिचुएशन है, या वो कोई धरने या सिट इन की सिचुएशन है, या वो कोई और सिचुएशन है, हाईजैकिंग की सिचुएशन है। उसके हिसाब से आपने अपनी तमली और अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बनानी होती है। लेकिन ये जो तीन प्रिंसिपल्स हैं, यानी घेरना, अलहदा करना और गुफ्तगू करना, कंटेन, आइसोलेट एंड निगोशिएट, ये तीनों स्टेप बाय स्टेप जो है हर सिचुएशन में आपको ऐसे ही अप्लाई करने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। पर्पस क्या है कंटेनमेंट का, यानी कंटेन करने का या रोकथाम करने का, आइसोलेट करने का, कि खतरात के फैलाव को रोका जाए, अफराद और मलाक पर खतरे के मुज़र असरात को कम किया जाए, मुतलका फ़र्द के फ़रार को रोकने के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम उस सिचुएशन को कंटेन करें, बुरानी मकाम में गैर मुतलका अफराद के दाखिले को रोकने के लिए, ये बातें ऑलरेडी भी मैं आपको बता चुका हूँ, मुतलका फ़र्द को बैरूनी दुनिया से अलग करने के लिए, और मुतलका फ़र्द पर यानी सब्जेक्ट पे दबाव डालने के लिए भी ज़रूरी है कि उसको बाकी सारी एनवायरनमेंट से आइसोलेट कर दिया जाए और सिचुएशन को कंटेन कर लिया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। अभी आप में से किसी ने बात की वर्बल कंटेनमेंट की, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि मतलब कंटेन करने का सबसे पहला तरीका क्या है। जब मैं बात कर रहा था कि जी बैरिकेड्स लगाएं, नफरी लगाएं, बैरियर्स लगाएं, गाड़ियों के जरिए जो है वो ब्लॉक करें, वहां आप में से किसी ने ये बात की कि पहले बात करें उनसे। तो बिल्कुल सबसे पहली बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, कि सबसे पहले वर्बली उसको सिचुएशन को कंटेन करें और जितनी जल्दी हो सके सब्जेक्ट से राब्ता करें। सब्जेक्ट वो शख्स जिसने हॉस्टेज बनाया हुआ है किसी को, या जो किसी क्राइसिस को या किसी धरने को लीड कर रहा है या उसको
क्रिएट करने वाले लोगों में से है, तो उस शख्स से जितनी जल्दी आप वर्बली राब्ता करें, टेलीफोनिकली राब्ता कर सकते हैं, फेस टू फेस राब्ता कर सकते हैं, लेकिन उससे कम्युनिकेशन डेवलप करना जो है कंटेनमेंट का पहला स्टेप है कि जब आप उससे बात करते हैं और आप उसको कंटेन करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि उस शख्स से जो है वो आप निगोशिएट करें, मुज़ाकरात करें, ठीक है। कंटेन कॉन्टैक्ट सब्जेक्ट एज सून एज पॉसिबल टू ऑक्यूपाई द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू कीप हिम फ्रॉम हार्मिंग द विक्टिम्स एंड रिड्यूस लाइकलीहुड दैट ही विल फायर अपॉन द पुलिस। क्योंकि दो खदशात आपको होते हैं जब किसी सूरत हाल में आप सब्जेक्ट से बात कर रहे होते हैं। तो एक ये कि वो विक्टिम को नुकसान ना पहुंचाए और दूसरा ये नुकसान ना पहुंचाए। तो सबसे पहले आप जब बात करते हैं किसी शख्स से तो आप उससे पहली रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप जो है विक्टिम को नुकसान ना पहुंचाएं और हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इसलिए हम आप पे हमला नहीं करना चाह रहे, लिहाजा आप पुलिस को पर भी हमले से बाज रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हम हल कर सकें। प्रोजेक्ट काम प्रोफेशनल पुलिस डिमीनर, जब भी आपने बात करनी है उससे वर्बल कंटेनमेंट के लिए, यानी अभी आप वर्बली उसको कंटेन कर रहे हैं, यानी अब उसको वॉर्न कर रहे हैं कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग मौजूद हैं, हम आपसे मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, तो मेंटली वो कंटेन हो जाएगा। उसके बाद आप फिजिकली उसको कंटेन करेंगे। पहले वर्बली कंटेन करेंगे, रोकेंगे कोई काम। कंटेन करना क्या है? रोकना, रोकथाम करना। और फिर उसके बाद फिजिकली जो है वो तमाम अपना जो है नफरी के जरिए और बैरिकेड्स के जरिए उसको कंटेन करेंगे। लेकिन साथ साथ आपका जो डिमीनर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, उसके साथ काम होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड टू हिज कंसर्न्स डिमांड्स, यानी उसको मौका देना है कि वो अपनी बात कर सके और अपनी डिमांड्स या अपनी रिस्पॉन्स आपको दे सके। और कोशिश करें कि आपके और उसके दरमियान कन्फ्यूजन और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत फहमी ना पैदा हो, क्योंकि उसका नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप कंटेन नहीं करते किसी सिचुएशन को या किसी सब्जेक्ट को, तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं या उससे क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसमें कमांड एंड कंट्रोल का इशू हो सकता है, क्योंकि जब तक कंटेन नहीं किया आप पूरी सिचुएशन पे कंट्रोल ही नहीं हासिल कर सकते। अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है, फिर मुतलका फर्द से इसमें कम्युनिकेट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपने कंटेन नहीं किया हुआ। और इसके अलावा जो इर्द गिर्द की कम्युनिटी है उसको भी खतरा लाहक हो सकता है। तो लिहाजा आप मतलब अगर वो फर्ज करें कि अगर कंटेनमेंट की वो कहता है जी कि गुफ्तगू कीजिए, लेकिन हिकमत अमली के हल की सहूलत के लिए सिर्फ इंतहाई हालात में इजाज़त देनी चाहिए। यानी अगर एज अ टैक्टिक आप इसको यूज़ करना चाहते हैं कि कंटेनमेंट जो है उसको रिलैक्स किया जाए। बाज़ बात उनकी होती है कि जी आपने बुरी तरह से हमें कंटेन किया हुआ है, इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी जाए, तो वो एक हिकमत अमली के तहत अपनी कमांड की इजाज़त से की जा सकती है। अदर देन दैट कंटेनमेंट जो है उस पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड। आमतौर पे कम्युनिकेशन के ज़राए जो हैं वो क्या होते हैं, आप लोग बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि टेलीफोन है, तहरीरी नोट है, इंटरनेट है। बुलंद आवाज़ में भी अगर वो इतनी फासले पर है शख्स कि आपकी आवाज़ जो है एक फासले से सुन सकता है, तो बुलंद आवाज़ में भी कम्युनिकेट किया जा सकता है, फेस टू फेस भी किया जा सकता है, और अंडर कवर रह के भी आप भेस बदल के भी गुफ्तगू कर सकते हैं, या किसी चीज़ की आड़ लेके भी गुफ्तगू की जा सकती है। मुज़ाकरात को रिकॉर्ड करना वो क्यों ज़रूरी है? जब आप मुज़ाकरात कर रहे हो, अगर फ़ोन पे कर रहे हैं तो आजकल तो फ़ोन्स में रिकॉर्डर सब में आ रहे हैं, ऐप्स हैं, रिकॉर्डिंग ऐप्स हैं। और अगर आप फ़ोन के अलावा कर रहे हैं तो भी आप उसकी जो है वो कोशिश करें कि रिकॉर्डिंग करें। और इसका फ़ायदा ये होगा कि नेगोशिएशंस में आपको आसानी होगी, मुज़ाकरात में मदद मिलेगी, उसका तज्ज़िया करने में आपको आसानी होगी। बाद में भी आप सुनकर उस कन्वर्सेशन को सुनकर उस शख्स की शख्सियत के मुतालिक जो है वो मज़ीद आप बेहतर जान सकते हैं, सिचुएशन के मुतालिक ज़्यादा बेहतर असेसमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि ये रिकॉर्ड जब आप चीज़ें करते हैं, बाज़ औक़ात फ़्लो में आपको कोई चीज़ मिस भी कर जाते हैं, आप इतना शायद गौर नहीं कर पाते, लेकिन जब आप उसको दोबारा सुनते हैं तो उसमें हो सकता है कोई वीक पॉइंट आपके हाथ आ जाए, उसकी कोई शनाख्त
या उसके बारे में कोई अहम इंफॉर्मेशन आपको मिले या उसकी किसी नफ्सियाती या ज़हनी कैफियत के बारे में आपको इल्म हो जाए, तो ये तमाम चीज़ें जो है रिकॉर्डिंग करने से ये फ़ायदा होता है। और फिर बाद में अगर ट्रेनिंग के लिए भी उस मटेरियल को, उस रिकॉर्डिंग को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वो एक लाइव रियल लाइफ केस होता है, वो ट्रेनिंग के लिए बड़ी अच्छी केस स्टडी साबित हो सकता है। बेनकाब फेस टू फेस, यानी जब आप फेस टू फेस किसी के सामने जाते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, पहले तो ज़ाहिर है टेलीफोन या दीगर ज़राए के ज़रिए कम्युनिकेशन की बात हो रही थी, लेकिन जब आप फेस टू फेस किसी के सामने जाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि इस फेस टू फेस मुज़ाकरात में जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब तक कि आप पूरी तरह ये तसल्ली ना कर लें, जब तक पूरी तरह ये अंदाज़ा न लगा लें कि आप उस सिचुएशन में खुद सेफ होंगे या उस सिचुएशन में आपका विक्टिम सेफ होगा अगर आप फेस टू फेस जाते हैं, तो उस वक्त तक आप फेस टू फेस मुज़ाकरात ना करें। जब आपको ये तसल्ली हो जाए कि आप फेस टू फेस मुज़ाकरात करने सेफ हैं, तो फिर आप वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। उसके लिए आप पहले अपनी एंग्जाइटी को भी असेस करें कि आप इस वक्त किस ज़हनी हालत में हैं। अगर आप जो हैं एंग्शियस हैं, एंग्जाइटी है, आपको कोई परेशानी है, या आपका जिसे कह लें कि ज़हन पूरी तरह काम नहीं कर रहा, तो फिर अपने आप को पहले अच्छी तरह नॉर्मलाइज़ करें, नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आएँ और फिर जो है नेगोशिएट करें। इसके अलावा हमेशा फेस टू फेस नेगोशिएट करने से पहले अगले से वादा लें कि वो आपकी हिफाजत का ज़िम्मेदार है और आपके खिलाफ वो कोई ऐसा एक्शन नहीं लेगा। और कभी भी ऐसा ना करें कि नेगोशिएशन के लिए आप फेस टू फेस चले जाएँ जबकि अगले शख्स ने आपके ऊपर बंदूक तानी हो। ऐसी सिचुएशन भी होती है कि कोई कहता है ठीक है मैं आपको अंदर आने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन गन पॉइंट पे आपको हम अंदर रखेंगे। तो गन पॉइंट पे नेगोशिएशन नहीं हो सकती। अगर आपको गन पॉइंट पे अंदर ले जाके नेगोशिएट किया जा रहा है तो समझ लें कि आप भी हॉस्टेज हैं, फिर आप नेगोशिएटर नहीं। इसके अलावा कभी अपनी अपनी पुश्त ना दिखाएं, उसको कमर ना मोड़ें, क्योंकि जब भी नेगोशिएट करना है फेस टू फेस आंख में आंख डाल के करना है, क्योंकि अगर आपने उससे नज़र हटाई या आपने उसकी तरफ उससे रुख फेरा तो हो सकता है उस दौरान वो कोई ऐसी हरकत कर ले कि जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। और हमेशा अपने लिए एक फरार का रास्ता जो है वो छोड़ें। जब भी ऐसी किसी सिचुएशन में आप फेस टू फेस मुज़ाकरात के लिए जाते हैं तो हमेशा मेक श्योर करें कि वहां से निकलने के लिए आपके पास रास्ता मौजूद हो। एक्सचेंज फिजिकल डिस्क्रिप्शन बिफोर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, यानी जब बिलमुशाफा राब्ते से पहले आप उससे पूरी मालूमात करें उसके बारे में, यानी आप अपने बारे में बताएं कि भाई मैं जो है मेरी ये उम्र है, ये रंग है और ये मेरा हुलिया है, ताकि वो आपको किसी और से कंफ्यूज ना करे। इसी तरह आप उससे भी उसका पूरा हुलिया मालूम करें, क्योंकि जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं, ताकि फेस टू फेस भी आप उसी के साथ मुज़ाकरात करें तो उसका हुलिये के बारे में मालूमात करें इससे पहले। नेक्स्ट स्लाइड। अपनी स्पेस, यानी स्पेस को हमेशा मेंटेन रखें, उससे मुनासिब फासला जो है वो बरकरार रखने की कोशिश करें, यानी उससे बहुत ज़्यादा अपने सब्जेक्ट के करीब नहीं होना। हमेशा बुलेट प्रूफ और बॉडी आर्मर का इस्तेमाल करें और इस पे भी गौर करें कि अगर आप कंसील्ड तरीके से अपना असला भी साथ ले जाते हैं कि किसी ऐसी सिचुएशन में जहां आपकी जान को खतरा हो, आप अपनी हिफाजत भी कर सकें। क्लोजली कोऑर्डिनेट विद द टैक्टिकल बैकअप, यानी जब आप फेस टू फेस मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं तो जो पीछे आपकी बैकअप टीम है उसके साथ आपका राब्ता भी होना चाहिए और आपकी कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए। नेवर कंसिडर व्हेन देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ एक्सप्लोसिव बीइंग प्रेजेंट। जब धमाका खेज मवाद होने का इशारा हो तो इस पर कभी भी गौर ना करें। मकसद कहने का ये है कि अगर वो कहता है कि जी मैंने यहाँ बम लगाया हुआ है, आप एक कमरे में मौजूद हैं और निगोशिएट कर रहे हैं सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट कहता है कि मैंने तो इस कमरे में एक बम लगाया हुआ है, तो उस पर आपने अंडर प्रेशर नहीं आना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर उसका मकसद वो बम का धमाका करना होता तो वो कर चुका होता आपसे पहले, और अगर आप उस कमरे में मौजूद हैं तो वो भी उस कमरे में मौजूद है। अगर वो आपकी जान खतरे में है तो उसकी जान भी उतनी ही खतरे में है। हमेशा पेशगी ऑन सीन कमांडर से अथॉरिटी हासिल करें और हमेशा फवायद और ख़तरात दोनों पर गौर करें। किसी भी सिचुएशन में ख़ास एक्शन के
क्या फ़वाइद हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, इन पे हमेशा गौर करें। नेक्स्ट स्लाइड। मुज़ाकरात कार अपना तारुफ जो है वो कैसे कराना चाहिए? बड़ा सिंपल है, आप अपना नाम बताएं और अगर कोई रैंक है आपका वो बताएं डिपार्टमेंट के, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, मैं कानून नाफिज करने वाले इदारे के साथ हूँ और मैं मदद करना चाहूँगा। यानी आपने उसको फौरी ये एहसास दिलाना है पहली कम्युनिकेशन में ही कि आप वहाँ इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने आए हैं, उसकी मदद करने आए हैं और आप इस सिचुएशन का नॉन वायलेंट सोल्यूशन जो है वो निकालना चाहते हैं। फिर मुतलका फ़र्द से हमेशा पूछें कि क्या वो ठीक है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, अगर वो कोई ज़ख्मी है या बीमार है, अगर उसे किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो ये अपने शुरू के इंट्रोडक्शन में ये बातें उससे करें और उसको उससे वादा करें कि अगर वो एग्री करेगा तो इस मसले का हम एक पुरअमन हल निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें वायलेंस करनी पड़े इस सारे काम के लिए। तो ये शुरू के इंट्रोडक्शन में, ताकि आप उससे एक रेपो डेवलप कर सकें, उसको इस चीज़ का एहसास हो जाए कि ये फौरी तौर पे मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं करना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि बगैर एक्शन के मसला हल हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ सिचुएशंस नॉन रिस्पॉन्सिव सिचुएशंस होती हैं। इनको जिम्मेदार गैर जिम्मेदार हालात नहीं कहा जाएगा, नॉन रिस्पॉन्सिव की, यानी जिसमें आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और आगे से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो हो सकता है मुतलका फ़र्द कई वजूह की बिना पर जवाब ना दे पा रहा हो। आप फ़ोन पे या किसी और तरीके से या लेटर के ज़रिए, जितने भी आपके पास हैं कम्युनिकेशन के वसाइल, अगर आप राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, राब्ता भी हो रहा है और आगे से जवाब नहीं आ रहा, तो क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं? एक तो ये कि हो सकता है कि वो आपको सुन नहीं सकता, दूसरा ये कि हो सकता है वो आपको समझ नहीं सकता, यानी उसकी लैंग्वेज कोई और हो सकती है और आपकी ज़ुबान नहीं समझ रहा। उसको कोई ज़हनी या जिस्मानी मसला हो सकता है कि वो एक नफ्सियाती मरीज़ हो और ये भी मुमकिन है कि वो जो शख्स है, वो उस वक़्त बेहोश हो चुका हो या मर चुका हो। तो लिहाज़ा ये सारी पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। इसी तरह मंशियात या अल्कोहल का किसी ने अगर इस्तेमाल किया हुआ, ये भी वो ऐसे हालात हो सकते हैं कि जिसमें आपको आगे से जवाब ना मिल रहा हो, नॉन रिस्पॉन्सिव सिचुएशंस। बीमारी हो सकता है, कोई ज़ख्मी हो, जिस्मानी तौर पे माज़ूर हो। इसी तरह गिरफ्तारी और कैद से बचने के लिए और मतलब कि उस तक लोग पहुंच जाएंगे, हो सकता है इस डर से जो है वो आगे से जवाब ना दे रहा हो। डोमेस्टिक सूरत हाल में मुतलका फ़र्द को मजबूत एहसास हो सकता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो इस फीलिंग के तहत भी हो सकता है कि वो आपको आगे से रिस्पॉन्ड न कर रहा हो या जवाब ना दे रहा हो। और ये भी हो सकता है कि मुतलका फ़र्द जो है वो खुदकुशी करने वाला हो और इसलिए भी वो आपको जवाब ना दे रहा हो। ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं, इम्कानात हैं। अब इसमें कोई भी सिचुएशन हो सकती है या इसके अलावा भी कोई सिचुएशन, लेकिन जनरली ऐसी सिचुएशंस जो हैं उनको हम नॉन रिस्पॉन्सिव सिचुएशंस कहते हैं, जहाँ पर हमें अपनी बात का या अपनी कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। नेक्स्ट स्लाइड। इजाफी इम्कानात ये भी हो सकते हैं कि मुतलका फ़र्द फौत हो सकता है मुतलका फ़र्द पहले से ही मौके से फ़रार हो चुका हो, मुतलका फ़र्द शायद वहाँ कभी था ही नहीं, या मुतलका फ़र्द सो रहा हो या बेहोश हो चुका हो। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो नॉन रिस्पॉन्सिव सिचुएशंस होती हैं, उनको उनके लिए क्या हमें स्ट्रैटेजी जो है, अप्रोच हमें क्या इख्तियार करनी चाहिए? उसमें हमेशा एकतरफ़ा मुकालमे में शामिल होने के लिए तैयार रहें। यानी हो सकता है कि आपकी बात वो सुन रहा हो लेकिन वो जवाब ना दे रहा हो, तो इसलिए आपको तैयार होना चाहिए कि आप उससे वन साइडेड कम्युनिकेशन करते रहें। अगर आपको ये अंदाज़ा है कि आपकी बात उस तक पहुँच रही है, उसको समझ आ रही है, तो उससे बात करते रहें, वो बात करना बंद ना करें। एकतरफ़ा यानी मोनोलॉग। मुतलका फ़र्द पर यकीन दहानी और गैर धमकी आमेज़ बयानात देने का आगाज़ करें। उसको यकीन दहानी कराएँ कि आपकी पूरी भरपूर कोशिश है
कि उसके मसले को जो है वो अच्छे तरीके से हल किया जाए और उसको कोई भी धमकी देने से बाज रहें। राब्ता करने के लिए मुतल्लिका फ़र्द के लिए सिर्फ उसकी रिक्वेस्ट दोहराने से इज्तनाब करें, यानी अगर आप उससे राब्ता करना चाह रहे हैं तो सिर्फ उसकी रिक्वेस्ट को रिपीट ना करें, बल्कि उससे मज़ीद कोई ऐसी बात करें कि जिसका आपको उम्मीद हो कि इसके जवाब में वो कोई आपको कुछ ना कुछ आगे से बोलेगा या बताएगा। मुतल्लिका फ़र्द के जज्बात का अंदाज़ा लगाएं और उन पर छाप लगाएं, यानी उसकी लेबलिंग करें कि किस जज्बे के तहत, क्या ये गुस्से के तहत बात कर रहा है, या अगर वो बात नहीं भी कर रहा तो आप अगले एंड पे जो शख्स मौजूद है उसकी किसी बात से आपको ये रिस्पॉन्स और लेबलिंग करनी चाहिए कि ये शख्स इस वक्त गुस्से की हालत में है, या ये शख्स मायूसी की हालत में है, या ये शख्स किसी नशे की हालत में है। ये लेबलिंग जो है ये करनी इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इसको हैंडल कैसे करना है। आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई मैं जानता हूं कि आपको खौफजदा होना चाहिए या आप खौफजदा हैं, लेकिन हम आपको यहाँ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए। इसी तरह मुतल्लिका फ़र्द के जवाब के मुख्तलिफ तरीके भी तजवीज़ करें। फ़र्ज़ करें आपकी काफ़ी कोशिशों के बाद भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई जवाब उसकी तरफ से, तो हो सकता है कि वो शख्स जो है उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी जो है वो ठीक ना हो। तो वो हो सकता है कि अपना जवाब दे ना पा रहा हो, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, या कि क्या आप ये चाहते हैं, या क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या आप हमसे ये चाहते हैं, जो भी कोई डिमांड आप समझते हैं कि भी उसके ज़हन में होगी तो उसको दोहराएं। हो सकता है किसी बात पे आपको वो रिस्पॉन्स दे दे। नेक्स्ट स्लाइड। सिर्फ इसलिए कि वो जवाब नहीं दे रहा इसके मायने ये नहीं है कि वो सुन नहीं रहा। जैसे हमने पहले बात की कि गिव अप नहीं करना। अगर आपका राब्ता किसी भी सूरत में उससे इस्टेब्लिश हो रहा है तो वो राब्ता मुनक़ता नहीं करना सिर्फ इसलिए कि आपको जवाब नहीं मिल रहा या रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आगे से। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि, और पूरी उम्मीद रहना है कि भी वो आपको सुन भी रहा है और उसका जवाब देगा, और उसके लिए आपने मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ हरबों से उससे कोई ना कोई बात कराने की कोशिश करते रहना है। तो हम आज बेसिकली लेसन तो हम अपना यही एंड करते हैं, लेकिन एक एक्सरसाइज करेंगे, छोटी सी सिमुलेशन एक्सरसाइज। आप सब लोगों ने, सिंध में एक बड़ा कॉमन क्राइम है जिसे हम कहते हैं किडनैपिंग फॉर रैंसम का क्राइम, अगवा बराए तवान। और मैं ये बिलीव करने को तैयार नहीं हूं कि आप लोगों ने इतनी सर्विस में कोई एक भी केस ऐसा नहीं देखा कि जिसमें आपने अगवा बराए तवान का कोई केस जो है वो उसको ना देखा हो, या ऑब्जर्व ना किया हो, या खुद ना हैंडल किया हो। कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द, अगर आपने खुद नहीं भी किया तो आपने किसी ना किसी को ज़रूर ये सिचुएशन हैंडल करते देखा होगा, क्योंकि ये खास तौर पे इंटीरियर सिंध में, किसी दौर में तो कराची में भी बहुत ज्यादा था, लेकिन इंटीरियर सिंध में खास तौर पे ये क्राइम काफी है। अभी मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें हमें 2 वॉलंटियर्स चाहिए। एक वॉलंटियर जो है वो अगवाकार का रोल करेगा, और दूसरा वॉलंटियर जो है वो मुज़ाकरात कार का रोल करेगा। और आप उसको जैसे सिमुलेट करेंगे, जैसे हम एक्टिंग करते हैं कि बाकायदा मुज़ाकरात आप करेंगे। तो मुझे 2 वॉलंटियर्स चाहिए, अपने हैंड रेज करें। अगर कोई हैंड रेज नहीं करेगा तो मैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लूंगा 2 बंदे। तो चलें जी, वॉलंटियर तो सना है और दूसरा एक और वॉलंटियर चाहिए हमें। अस्सलाम वालेकुम सर मैं रानी और सना, हम दोनों जी हैं। जी, अच्छा चलें, रानी और सना आप दोनों एज ए टीम काम कर लें। तो आप दोनों जी को सर, जो है वो हम निगोशिएटर बनाते हैं, ठीक है। आप हैं मुज़ाकरात कार, और एक मुझे वॉलंटियर चाहिए जो अगवाकार बनेगा। अगवाकार बनेंगे। जी, अगर आप सर, हम अगवाकार बन सकते हैं। तो चलें आप अगवाकार बन जाएं। एक वॉलंटियर मुझे चाहिए जो मुज़ाकरात कार का रोल करेगा। उसके बाद मैं सिनेरियो बताता हूँ आपका। कोई आप में से वॉलंटियर? शकील साहब, आप जो हैं वो मुज़ाकरात कार बन जाएं। शकील साहब, राइट सर, कोशिश करता हूँ।
चले, तो अब हमारे पास दो लोग हैं। एक हैं शकील साहब जो कि हमारे पुलिस के मुज़ाकरातकार हैं, और हमारे पास ये दो ख़वातीन हैं सना और रानी खान, जिन्होंने कि अगवा कर लिया है कराची के एक ताजर को, जो कि कराची का एक अमीर शख्स है, और उसको अगवा करके ये ले गई हैं घोटकी में, कच्चे के इलाके में। और डाकुओं का एक गैंग है, ज़ाहिर है वो इसके साथ अगवाकारों के गैंग का ये हिस्सा है। और ये इनको उन्होंने कच्चे की एक गांव में, एक गोठ में जो है, इसको अगवाकार बना के रखा हुआ है सना ने। और या चले हम थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं, बिकॉज रानी खान और सना कराची से बिलोंग करती हैं, शायद उन्हें कच्चे की डायनामिक्स का इतना अंदाज़ा नहीं होगा। तो हम यही करते हैं कि कराची के ही एक इलाके में, लेट्स से हम कहते हैं कि जी गुलशन इकबाल, एक बिल्डिंग के अंदर उन्होंने अगवा करके कराची के एक ताजर को रखा हुआ है। वो बिल्डिंग जो है, ज़ाहिर है फ्लैट्स हैं, उसमें और भी कई फ्लैट्स हैं। एक फ्लैट के अंदर इन्होंने अगवा करके एक ताजर को रखा हुआ है गुलशन इकबाल के इलाके में। और जो हमारे हैं शकील साहब, ये वहाँ के SHO हैं, या एवी, क्या होता था, AVCC, हमारा जो एंटी वायलेंट क्राइम सेल है, AVCC के ये अफसर हैं। और इनको टास्क मिला है कि अगवाकारों से ये मुज़ाकरात करें और उसको रिलीज कराने की कोशिश करें। और इनकी डिमांड ये है कि इनको 50 लाख रुपया रैंसम दिया जाए, और बाकी डेडलाइंस वगैरह आप खुद डिसाइड कर लें। आपको सिर्फ हम ऐसा करते हैं, 3 मिनट का टाइम देते हैं, अपने ज़हनी तौर पे अपने आप को प्रिपेयर कर लें। 3 मिनट के बाद हम ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आप लोग रोल प्लेइंग करेंगे, और शकील साहब जो हैं वो आपसे मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। कोशिश करें कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं या डिस्कस की हैं, उनको आप इसमें, इस सिमुलेशन एक्सरसाइज में आप इस्तेमाल करें, और उन असूलों का और उन गाइडलाइंस का ख्याल रखें जो आपको बताई गई हैं। तो 3 मिनट के बाद हम ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे। 3 मिनट के लिए हम वक्फा लेते हैं। जी शकील साहब और रानी खान साहबा, आप शुरू कर सकते हैं। शकील साहब आप शुरू करेंगे, आपने टेलीफोनिकली रब्ता करना है उनसे, और फिर बातचीत का आगाज करना है। जी शुरू करें। हाँ जी सर। सर जिस ताजिर को इन्होंने अगवा किया उसका नाम जमाल है। जी जी, सॉरी क्या कह रहे हैं आप? जो ताजिर अगवा हुआ है उसका नाम जमाल है सर। ठीक है जमाल जी, है, जमाल है। हमने भी सर अमीर बख्श को किडनैप किया है। चले चले, ठीक है ठीक है ठीक है, अमीर बख्श कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अमीर बख्श का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। मैं सब इंस्पेक्टर शकील बात कर रहा हूँ, मैं AVCC कराची से। और मेरे कॉल करने का जी वाहिद मकसद ये है कि जो हो चुका है वो तो जाहिर है हम उसको तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जी आप मुझे ये बताएं कि आप लोग ठीक हैं इस सारे काम करने के बाद? क्या कह रहे हैं आप खुद ठीक आप? हैं? जी जी हम लोग ठीक हैं, आप हमारी फिक्र ना करें। आप ये बताएं कि पैसों का इंतजाम हो गया? पैसों का इंतजाम 50 पैसों का लाख की इंतजाम, 50 लाख की हमारी डिमांड है। पैसों का इंतजाम बिल्कुल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि पहले आप मेरी जमाल से बात कराएं। जमाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी उसके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई जाती रंजिश है। हमें पैसे दिए जाएं, और फिर ये जो अमीर बख्श साहब हैं, आप इनको लेके जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आपकी डिमांड पे हम गौर कर रहे हैं। अगर आप मेरी उससे बात करा दें तो जाहिर है मैं, उसकी फैमिली भी पीछे परेशान है, हमारी भी तसल्ली हो जाएगी। उससे बात कर लेंगे कि आया वो आपके पास मौजूद भी है या नहीं। वो खाना खा रहा है अभी। चलें आप बात करें। हाँ। अमीर बख्श ये आपसे बात करना चाहते हैं। जी जी मैं ठीक हूँ। आमिर बख्श, आप खैरियत से हैं? जी जी मैं ठीक हूँ। आप बेफिक्र रहें, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, बेफिक्र रहें। सही, मेरी जल्दी बात करवा कराएं दें। इनसे बात। जी जी, इनसे इनको मेरी बात पैसे दे कराइए। दें। हाँ जी हो गई आपको तसल्ली? देखिए, जी जी बिल्कुल हो गई तसल्ली। देखिए आप बेफिक्र रहें, हम इस मामले को सुलह सफाई से हल करेंगे। आपकी डिमांड 20 लाख की है, हम उस पर बिल्कुल गौर कर रहे हैं। नहीं, आपके सुनने 50 में लाख गलती हुई है है, हमारी। 50 लाख हमारी डिमांड है। ठीक है ठीक है।
अच्छा सुने, हमारी डिमांड अब बढ़ रही है क्योंकि आपके सुनने में गलती हो रही है। जहाँ जहाँ आप गलती करेंगे वहां वहां हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी। ऐसे ना करें, देखें आप ये इस बात का ख्याल रखें कि अगलों के पास भी, हमारे पास भी इतने वसाइल जराए नहीं है। हम आपकी डिमांड पे पहले ही बड़े मुश्किल से गौर कर रहे हैं। तो आप ये बताएं, आप पैसे कब तक पहुंचा देंगे हमें? क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हम इनको हम ज्यादा आप देर अपने पास रखें। जी जी बिल्कुल, हम आप इसी पे काम कर रहे हैं, इसी पे काम कर रहे हैं। क्या मैं आपसे मिलने के लिए आ सकता हूँ? पैसे लेके आएंगे आप? जी, मैं अमीर बख्श को देखना चाहता हूँ असल में। जी मैंने कहा मैं अमीर बख्श को देखना चाहता हूँ असल में। नहीं नहीं, ये कोई गेम नहीं है कि हम आपको दिखा दें अमीर बख्श साहब को। आपको ये है कि आप पैसे लेके आए, आप पैसे हमें दें और ये आप ले जाएं इनको। इनसे हमारी कोई रंजिश नहीं है कि हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे किसी भी किस्म का। आप बात कर चुके हैं इनसे और ये भी यही आपको चाहते किसी हैं कि चीज की जल्द से जरूरत जल्द है? ये पैसे पहुंचा के ये अपनी फैमिली से मिलना आप चाहते हैं। लोगों को आप लोगों को किसी चीज की जरूरत है? खाने की, कुछ अद्वियात वगैरह की, या किसी से बात करनी नहीं, हो हमें तो आप 10 प्लीज ग्राम बताइए। चरस चाहिए बस। हमें 10 ग्राम चरस चाहिए। चर्च चाहिए? जी वो तो फिर चलें चलें, हम उस पे भी गौर करते हैं जी, ठीक है। और एक अदद हमें 9mm पिस्टल भी चाहिए। ठीक है, मैं आपकी तमाम चीजें जो है मैं नोट कर रहा हूँ। हमने इनकी फैमिली को 2 दिन का टाइम दिया है और हम नहीं चाहते कि इनकी जिंदगी को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचे। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप इन तमाम चीजों को अरेंज करें और हम तक जी जी, पहुंचाएं और अपना नुकसान बंदा हम ले भी जाएं। नहीं चाहेंगे। हम मैं बतौर पुलिस ऑफिसर भी नहीं चाहूंगा कि मैं किसी को भी, इवन आपको भी कोई नुकसान पहुंचे। आप भी बाहिफाजत अपने प्यारों में जाएं, हमारी तो यही ख्वाहिश होगी। अब आप ये बताएं ना, 50 लाख रुपए देखें बहुत ज्यादा हैं, आप अगर उसमें से कुछ कम करें। आप मार्केट में आए क्या, कपड़े खरीद रहे हैं? देखिए, हमने कुछ ना कुछ किसी तरीके से अरेंज करने हैं। इनकी फैमिली भी बहुत गरीब है, आपको मालूम है। आपने तो इनको एक अमीर ताजिर समझ के अगवा कर लिया है। इनकी फैमिली के पास इतने वसाइल नहीं है। अमीर बख्श से हमने पूरी इंक्वायरी की है, उन्होंने बताया है कि उनके घर के अंदर ही सिर्फ 35 से 40 लाख रुपए मौजूद है, बाकी उनके अकाउंट में मौजूद है। अगर हमने वो किसी फिर अमाउंट का आपको शायद मुतालबा उन्होंने किया है। वो शायद जी आपको उन्होंने डर के बताया है। ऐसा कोई सिलसिला है नहीं। सर, इन द मीन टाइम जो है, हम इनकी बिल्डिंग के करीब पहुंच चुके हैं ना। इंटेलिजेंस ज़ाहिर कॉल हम ट्रेस कर रहे हैं। अगर आप ये आप समझ रहे हैं कि आप हमारी कॉल को रिकॉर्ड करके हमारी लोकेशन को ट्रेस आउट कर लेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप हमारी लोकेशन तक नहीं पहुंच सकते। नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल इसका पूरा हम नाल चाहते हैं, आप बेफिक्र रहें। हम मैंने कहा ना, हम तो आपको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आप इनसे नहीं, अगर आप मजीद इतनी टाइम लंबी लेने कॉल करना चाह रहे हैं तो इसके जी सर, जी जी सर। आप हमें अपने मुतालबात पूरे करने के लिए कुछ वक्त तो दें ना। 2 दिन का टाइम दिया है हमने। और इसको थोड़ा सा कम भी करें प्लीज। मैंने आपको बताया, आप मार्केट में नहीं आए, कुछ खरीदारी करने नहीं आए कि हम कुछ कमी पेशी करें। और मेरे साथी को फौरी तौर पर 10 ग्राम चरस चाहिए जी जी, चर्च तो हम अरेंज और कर एक रहे हैं। अदद लोकेशन आप हमें बता 9। नहीं रहे हैं, तो फिर हम कहाँ आपको पहुंचाएं चर्च? आप ये तमाम चीजें अरेंज करके रखें, लोकेशन वक्त सब हम आपको बता देंगे। चलें फिर नेक्स्ट कॉल पे फिर करते हैं इसको। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि आपने काफ़ी अच्छा हैंडल किया। एक दो ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें कि जब उन्होंने आपसे असले की और चर्च की डिमांड की तो उस वक्त आपको पूछना चाहिए था कि आपको किस लिए चाहिए, क्या आप खुद चर्च इस्तेमाल करती हैं या मतलब और क्या मकसद है उसका। और या पिस्टल भी जो उन्होंने मांगा है तो वो भी पूछना चाहिए आपको कि आप इससे क्या करना चाहती हैं। जाहिर है उसमें उम्मीद उनको ये नहीं दिलानी चाहिए। आपको ये कहना चाहिए था कि हाँ ये बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन चले मैं बात करता हूँ अपने हाई अप्स के साथ। तो जस्ट टू स्टॉल टाइम टू गेन और थोड़ा बहुत उनके साथ रेपो बनाने के लिए भी। बाकी ये बड़ी सख्त किस्म के अगवाकार थे दोनों। ये बिल्कुल किसी चीज़ पे राइट। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ। तो सना एक आप कोई लेडी बात अगवा करना करा चाहती हैं जी? है लेकिन आज देख रहे हैं प्रैक्टिकली। सर मैं ये कहना चाह रही थी, सर हमें सच्ची का अगवाकार नहीं समझिएगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल एक्सरसाइज है।
तो अब्दुल वाहिद जी बलोच जी साहब, सर। आपका क्या तबसरा है इनकी, ये जो अभी हमने एक्सरसाइज की है इसमें इन्होंने क्या इसकी खूबियां थी और क्या खामियां थी इनकी इस सारी सर, एक्सरसाइज में? मैडम सना को तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, इन्होंने बेहतरीन रोल अदा किया, इतना एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था। माशाल्लाह बेहतरीन अगवाकार ये साबित हो चुकी हैं अभी प्रैक्टिकली जो इन्होंने बातें की हैं। बाकी शकील साहब टाइम बार्गेन कर रहे थे, ये एक अच्छी बात है। मैं तो दोनों को एक अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छी देने पे मैं तो, मेरे ख्याल में तो अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, मैं तो ऐसी नहीं दे सकता था कम से कम। अच्छा, चलें, वेरी गुड। अजहर वाहिद मेरे लेकिन बैचमेट सर हैं, ये तो ये तो तारीफ चर्सी अगवाकार अयाज चर्सी ये हम फर्स्ट अयाज टाइम अली प्रैक्टिकल। अयाज अली जमाली साहब, अयाज अली जमाली साहब, यस आप सर। कोई कमेंट करेंगे इनकी परफॉर्मेंस पे, दोनों की? सर परफॉर्मेंस बेस्ट थी, लेकिन जो कमांडर के साथ नेगोशिएशन के लिए टाइम लेना था ऐसे जो साहब को, थोड़ा कम्युनिकेशनल गैप था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करेंगे कल या परसों, उसमें हम पूरे एक कमांडर भी हम शामिल करेंगे और भी जो मेंबर्स हैं टीम के उनको भी शामिल करेंगे। तो ये जस्ट एक आप लोगों के लिए एक सैंपल था कि बिल्कुल उन्हें गुफ्तगू का आगाज़ भी ठीक किया, उनसे उन्हें हमदर्दी का या जिसे कह लें इजहार किया कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, टाइम गेन करने की भी कोशिश की, पैसों में कमी लाने की भी कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़हन में रखें। और कोई अगर कमेंट करना चाहे, एनी वन ऑफ यू, जो कि इस परफॉर्मेंस पे या मिशन पे कोई कमेंट अपना देना चाहे, आप में से कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं। ऐसा ही रुखसाना सर, बहुत अच्छा किया सना ने और शकील साहब ने भी, पर ये ना मतलब थोड़ा इनको टाइम लेना था। और ये चर्च के बारे में जो बता रहे थे ना, वाकई आपकी आपकी बात सही है। इनको पूछना था कि ये चर्च क्यों मतलब मांग रहे हैं, और मतलब पिस्टल किस हिसाब से ये मांग रहे हैं, और मतलब किस मतलब प्लान के लिए ये मांग रहे हैं पिस्टल। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। और कोई कमेंट करना चाहेगा इन पे? तो चलिए जी, टू कट इट शॉर्ट, आपकी आज की जो सिमुलेशन एक्सरसाइज थी, मैं समझता हूँ आपने अच्छी कंडक्ट की। इसमें मजीद कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने कॉन्वर्जेशन को कोशिश करनी है तूल देने की, यानी वहाँ बड़ी जल्दी जल्दी से आप बात ख़त्म कर रहे थे, बात को लंबा करने की कोशिश करनी है। तो शकील साहब या जो भी मुज़ाकरातकार है, उसका मकसद ये होना चाहिए कि वो और भी दूसरे भी मौज़ूआत पे बात करें, क्योंकि जितना भी टाइम हम गेन कर लेंगे उतना ही हमें फ़ायदा है, उतनी ही हम बेहतर तैयारी कर लेंगे, उतनी ही बेहतर हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेंगे और उतना ही बेहतर हम स्ट्रैटेजी बना लेंगे इस सारे मामले से निपटने के लिए। तो टाइम स्टॉलिंग, टाइम गेन करना, उसके लिए अगले को बातों में लगाना, अगले को जिसे कह लें कि मुख्तलिफ ऑप्शंस देना कि आप ये नहीं ये कर लो, ये नहीं ये कर लो, वो एक बाकायदा पूरा जिसे कह लें कि नेगोशिएशन का अमल है। जो आप यही समझें कि जिस तरह आप प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में हैं और उस शख्स की जान भी ज़ाहिर है ख़तरे में है और आपके पास एक डेडलाइन भी है, तो आप ये भी बात कर सकते थे कि जी अभी पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा, या जो है हम लोगों से, रिश्तेदारों से बातचीत कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पैसे कम करने पे काफ़ी हैगलिंग होती है, ऐसे मामलात में पैसों पे ज़्यादा हैगलिंग हो रही है। दूसरी हैगलिंग या सौदेबाजी टाइम पे हो रही होती है कि ज़ाहिर है अगवाकार चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको पैसे दिए जाएँ, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी भी टाइम लिमिट से एग्री ना करें। तो चलें जी, अपना ख्याल रखें और अपनी असाइनमेंट जो आपको दी गई है उसको आप अच्छी तरह से कंप्लीट करें। कल इंशाल्लाह दोबारा हम 3 बजे मिलेंगे। अगर कोई अभी तक कोई सवाल है आपका, जो बातें हमने डिस्कस की हैं, तो वो अभी आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर लें। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आबिद साहब को हैंड ओवर करूं ताकि वो रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करें आपके साथ। चलें फिर कल हम लोग 3 से 5 बजे तक मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बिकॉज मुझे पता है आप लोगों का बहुत बिजी स्केड्यूल होता है।
and still you guys make it very wonderful. I'll see you tomorrow and hopefully हमें एक और अच्छी जो है आने वाले दिनों में एक और अच्छी सिमुलेशन एक्सरसाइज देखने को मिलेगी एंड मुझे पता है कि आपके पास आने वाली एक दो और एक्सरसाइज. इट विल बी वंडरफुल. Have a nice evening. Let's meet tomorrow.